नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग विजन आईएएस के मंथली मैगजीन का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा पहला सब्जेक्ट है दैट इज़ द पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें पहला टॉपिक है फिस्कल फेडरलिज्म। आइए समझते हैं कि ये फिस्कल फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर का शेयरिंग होना किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। तो अब ये कैसा कैसा पावर हो सकता है, मे बी लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ मेकिंग पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल पावर हो सकता है। ये जो फाइनेंशियल पावर का शेयरिंग है ना सेंटर स्टेट के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में आखिरकार है क्यों। रिसेंटली कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट मूव किया किसके अगेंस्ट में, सेंटर के अगेंस्ट में। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जैसे में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट गया सेंटर के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सेंटर ना डिजास्टर रिलीफ फंड डिले कर रहा है, साथ में ड्रॉट रिलीफ फंड भी डिले कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट जो नेट बोरोइंग सीलिंग लिमिट होता है, मतलब स्टेट कितना उधार ले सकता है, उस पर ना लिमिट लगा रहा है। तो समझते हैं कि ये फिस्कल फेडरलिज्म है क्या। मोटा मोटी समझते हैं कि फिस्कल फेडरलिज्म रेफर करता है कि फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में फंड का शेयर होना और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का शेयर होना। फिस्कल फेडरलिज्म बताया जाता है कि 3 ब्रॉड प्रिंसिपल होता है। पहला है फिस्कल इक्विवेलेंसी। फिस्कल इक्विवेलेंसी का मतलब होता है कि पब्लिक सर्विसेज पे सेंटर, स्टेट या लोकल बॉडी का सेपरेट जुरिडिक्शन होगा। मतलब कुछ चीज़ें सेंटर के पक्ष में जाएगा, कुछ स्टेट के पक्ष में जाएगा, कुछ लोकल बॉडी के पक्ष में जाएगा। तो फर्स्ट वन है फिस्कल इक्विवेलेंसी। दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई सब कुछ यूनियन के पास नहीं रहेगा, कुछ स्टेट को भी दीजिए आप, कुछ लोकल बॉडी को भी दीजिए, चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। द थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। इसका मतलब होता है कि पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि जो लो लेवल गवर्नमेंट है उसको भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। ये फेडरलिज्म का बेसिक फाउंडेशन है कि फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि भाई पावर केवल यूनियन में नहीं रहेगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट के बीच में, लोकल बॉडी के बीच में। जैसे यूएसए सब तो एक्सक्लूसिव एब्सोल्यूट फेडरल स्ट्रक्चर्स हैं। आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में, बट उससे पहले एक बात हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल टर्म का यूज नहीं किया गया है, बट सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता है कि फेडरलिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम लोग क्या क्या प्रोविजंस हैं। द फर्स्ट वन इज 7th शेड्यूल्स। आपको पता होगा कि 7th शेड्यूल हमको बताता है कि यूनियन लिस्ट क्या होगा, स्टेट लिस्ट क्या होगा, कंकरेंट लिस्ट क्या होगा। मतलब कि किस चीज़ पे स्टेट कानून बना सकता है, किस पे यूनियन बना सकता है, और किस पे स्टेट और यूनियन दोनों बना सकता है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, तो इसके लिए कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए पहला है यहाँ पर आर्टिकल 269। आर्टिकल 269 एक्चुअली कह सकते हैं कि 269 ए, जो कि इस 101st अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए 101st अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी के रिगार्डिंग बात करता है, जिसमें 3 आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया था, 249 ए, फिर 269 ए और 279 ए। दीज आर द 3 आर्टिकल्स विच इंट्रोड्यूस्ड अंडर द 101st अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पर बात किया गया फर्स्ट वन इज दैट इज द आर्टिकल 269। ये बताता है ठीक है कुछ टैक्स जिसको लिवाई करेगा और कलेक्ट करेगा सेंटर, मतलब सेंटर लगाएगा, सेंटर कलेक्ट करेगा, बट वो पूरा का पूरा स्टेट में चले जाएगा, असाइन टू द स्टेट। फिर दूसरा बताया जैसे 269 ए के बारे में बात किया गया है कि जो टैक्स होगा इन लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ द जीएसटी इन कोर्स ऑफ द इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब स्टेट के बीच में जो ट्रेड होगा, जो कॉमर्स होगा, उसमें जो टैक्स लगाया जाएगा उसके रिगार्डिंग 269 ए बात करता है, जो कि बताता है कि सेंटर लगाएगा, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। और थर्ड वन इज दैट इज़ द आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 जो है ना, ये एक्चुअली बताता है कि जो यूनियन का टैक्स होगा, इन टैक्स लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यूनियन और स्टेट के बीच में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। आपको पता होगा कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, लेकिन आर्टिकल 270 ये बोलता है कि जो यूनियन टैक्स होगा वो यूनियन टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा स्टेट और यूनियन के बीच में रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन के बेसिस पे। 15th फाइनेंस कमीशन 41% रिकमेंड बताता है कि 41% डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। उसके अलावा द नेक्स्ट वन इज ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड का मतलब ये होता है कि जो सेंटर होता है ना, वो प्रोवाइड करता है ग्रांट इन एड, कुछ पैसा स्टेट को, आर्टिकल 275 के बेसिस पे। फिर बताया जाता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब होता है उधार लेना। मतलब आर्टिकल 292 बोलता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो मनी को बोरो कर सकता है कंट्री के अंदर से या फिर कंट्री के बाहर से, जबकि आर्टिकल 293 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर सकता है केवल और केवल इंडिया में, इंडिया के बाहर नहीं बोरो कर सकता है।
सो इफ स्टेट इज इंडेटेड टू द यूनियन इट में नॉट रिजॉर्ट टू फर्दर बोरोइंग विदाउट द प्रायर कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट, मतलब स्टेट पे अगर यूनियन का पहले से कर्ज है तो स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के परमिशन के बिना बाहर से वो बोरो नहीं कर सकता है, मतलब किसी और से वो उधार नहीं ले सकता है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि बात करता है फिस्कल फेडरलिज्म के। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे पता हो कि विजन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देते रहता है कि सोर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का क्या क्या सोर्स होता है। पहला है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू और तीसरा है ग्रांट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। ग्रांट मतलब पैसा लेना, मतलब कुछ यूनियन गवर्नमेंट पैसा देता है, या डिजास्टर रिलीफ फंड हो सकता है, या फिर लोकल बॉडी के लिए कुछ पैसा हो सकता है, या फिर रेवेन्यू डिफिसिट के लिए कुछ ग्रांट दे सकता है। फिर यहाँ पर कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है जो डिविडेंड, कुछ प्रॉफिट्स जो वेरियस पीएससी होता है उससे, अलॉन्ग विद दैट फी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। फिर है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है ना कि स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स स्टेट के पास कुछ आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, कुछ अदर कॉमोडिटी, जैसे में कई बार पेट्रोलियम पे टैक्स लगाता है, लिकर पे टैक्स लगता है, और उसके अलावा टैक्स डिवोल्यूशन फ्रॉम द सेंटर, वही जो 41% वाला था वो जो फिस्कल फेडरलिज्म का पार्ट है। तो ये है सोर्सेज फॉर ऑफ द स्टेट रेवेन्यू। तो दिक्कत क्या है कि इशू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। पहला है बोरोइंग लिमिट ऑन द स्टेट। स्टेट बार बार कंप्लेंट करते रहता है कि भाई मुझे ज़्यादा बोरो नहीं करने दिया जा रहा है, उधार नहीं दिया जा रहा है, सेंटर बैन लगा रहा है इस पर। तो बताया जाता है कि सेंटर ना इंक्रीज़ कर रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑफ बोरोइंग बाय स्टेट्स, कि भाई आप ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते। कितना 3% ऑफ द स्टेट जीएसटी, ठीक है। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में बताया गया कि आप 3% ऑफ द स्टेट जीएसटी से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते, कि आपका जीएसटी कितना है उसके आपका जीडीपी कितना है उसके अकॉर्डिंग बस 3% आप बोरो कर सकते हैं। इट हैज़ ऑल्सो मेड इन्हांस बोरोइंग कंडीशनल ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिफॉर्म मेजर्स। देखिए आपको कह रहा है कि चलिए भाई मेरा जीडीपी का हम 3% से ज़्यादा बोरो करना चाहते हैं, तो हम कब बोरो कर सकते हैं। तो सेंटर बोलता है आपको कुछ ना रिफॉर्म मेजर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा स्टेट में, जैसे पावर सेक्टर रिफॉर्म सब हो गया, तो वो सही फ्रीबीज को अवॉइड करने के लिए यूजुअली किया जाता है ये सब। तो पहला है बोरोइंग लिमिट ऑन द स्टेट्स। फिर बताया फिर क्या प्रॉब्लम है, तो वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि देखिए यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना वर्टिकल हो गया और इंटर स्टेट टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल हो गया। स्टेट बार बार कंप्लेंट करता रहता है कि हमको पैसा कम मिल रहा है, ऐसा बताया जाता है कि हाँ यार चूँकि यूनियन के पास ज़्यादा पावर होता है ना कि वो टैक्स को कलेक्ट कर सके इन फॉर्म द जीएसटी और इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स, मेनी अदर टैक्सेस, बट स्टेट बोलता है कि मेरे को इतना पैसा नहीं मिलता है। इट इज़ अ वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। दूसरा है बर्डन ऑफ द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। देखिए आरबीआई ना जो भी बजटरी एक्सपेंडिचर, बजट में जो भी खर्चा होता है सरकार का बजटरी एक्सपेंडिचर, उसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया। पहला हो गया डेवलपमेंटल, दूसरा होता है नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल का मतलब होता है जो सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज है उस पर आपको खर्चा करना है। नॉन डेवलपमेंटल का मतलब होता है कि जो पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट्स है, पेंशन है, जो सब्सिडीज़ दिया जाता है उस सब पे खर्चा करना है। तो स्टेट का एक कंप्लेंट आता है कि सेंटर मुझे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए बार बार बोलते रहता है। फिर बताया गया है कि इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स, वही जो हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस के बारे में यहाँ बात किया गया है। तो क्या पता है कि 15th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट था, उन्होंने बताया था ना कि जो क्या टैक्स फार्मूला होना चाहिए डिफरेंट स्टेट के बीच में, जो 41% शेयर था जो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को ट्रांसफर करता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। तो बताया गया पॉपुलेशंस, एरिया, इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस, फॉरेस्ट इकोलॉजी, टैक्स एफर्ट्स। तो इसमें ना यूजुअली जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं और जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं इसके बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन रहता है। साउथ बोलता है कि हम ऑल ओवर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट पॉपुलेशन के बेसिस पे या एरिया के बेसिस पे ये चीज़ें ना नॉर्थ इंडिया के स्टेट लाइक यूपी बिहार सबको जीता चले जाता है। फिर है नेक्स्ट नॉन शेयरिंग ऑफ द सेस रेवेन्यू विद स्टेट। देखिए सेस क्या होता है, दो टर्म चलता है, एक होता है सेस होता है, एक होता है सरचार्ज होता है, ठीक है। सेस मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है, किस नाम से कि हाँ भाई हम हेल्थ एजुकेशन पे खर्चा करेंगे ये। जबकि सरचार्ज ऐसा कुछ नहीं है कि यूजुअली सेस किसी पे भी लग सकता है, एनी वन पे लग सकता है, आप पे भी लग सकता है, हम पे भी लग सकता है, किसी पे लग सकता है, बट आपके पास कुछ इनकम होना चाहिए। लेकिन सरचार्ज क्या है, सरचार्ज यूजुअली हाई इनकम पीपल पे ही लगता है, हाई इनकम पीपल पे सरचार्ज लगता है, तो एक्स्ट्रा टैक्स कर सकते हैं। और यूजुअली सेंटर ऐसा कोई ब्यौरा देता है इसको हम कहाँ खर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि ये जो सेस रेवेन्यू है ना ये मेरे साथ शेयर नहीं किया जाता है, नॉन शेयरिंग ऑफ द सेस विद द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन द ग्रांट इन एड्स। कई बार स्टेट्स इस तरह से सेंटर को लगाते हैं कि जो ग्रांट इन एड है वो कम हो गया है। फिर बताया गया है कि इंक्रीजिंगली शेयर इन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दो तरह का स्कीम होता है, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होता है सेंट्रली सेंटर्ड स्कीम। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड CSS होता है इसमें यूनियन गवर्नमेंट
और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, इस दोनों का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। तो यूजुअली स्टेट का ये क्लेम रहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में यानी CSS में मेरे को ज़्यादा पैसा देने के लिए बोलता है, क्योंकि मेरे को पैसा देना ज़्यादा पड़ता है और कोई रोल ज़्यादा मेरे को मिलता नहीं। जैसे आप देख सकते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे कई सारा उज्ज्वला योजना है, वैसा योजना जो कि यूजुअली ना कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है या फिर जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, उसमें कुछ सेंटर अपना सेंटर बनाता है, बट उसमें कंट्रीब्यूशन स्टेट का भी रहता है और ऑल ओवर क्रेडिट चले जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये स्टेट का यूजुअली एक कंप्लेंट रहता है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। फर्स्ट वन इज रोल ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। आपको पता होगा कि अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 16th फाइनेंस कमीशन का जल्दी गठन होने वाला है। तो कह रहा है कि 16th फाइनेंस कमीशन कुछ है ना, मतलब जरूरत है कि नीड टू बी नेगोशिएशन विद द 16th फाइनेंस कमीशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस ट्रांसफर टू टैकल द स्टेट स्पेसिफिक इशू। हर स्टेट का अपना अपना समस्या है, जैसे में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की समस्या हो सकता है, या फिर माइग्रेशन का समस्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज क्राइसिस का समस्या हो सकता है। तो कह रहा है कि 16th फाइनेंस कमीशन के साथ नेगोशिएट करके आप इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा है रिव्यूइंग ऑफ बजट बैरोइंग, यानी बजट के बाहर जो बोरोइंग्स होता है उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। तीसरा है एड्रेसिंग द हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस, वही बात कि मतलब कुछ स्टेट ज़्यादा मिलता है पैसा, कुछ को कम मिलता है पैसा। साउथ वाले स्टेट बोलते हैं परफॉर्म अच्छा करते हैं बट मेरे को पैसा कम मिलता है। तो सबको वो जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और कह रहा है कि मेजर प्रिंसिपल डैट शुड गाइड द फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। क्या क्या मेजर प्रिंसिपल जो कि फिजिकल फेडरलिज्म भारत में फिजिकल फेडरलिज्म गाइड करता है या करना चाहिए। डेट इज द फर्स्ट वन इज सेंटर एज वेल एज स्टेट शुड बी ऑटोनोमस, नाइदर शुड बी अनड्यूली डिपेंडेंट ऑन द अदर। सही बात है। देखिए यूएसए का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यूएसए का जो फेडरल सिस्टम है, उसमें बेसिकली क्या है कि हर स्टेट गवर्नमेंट यूजुअली सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको सेंटर पे उतना डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं, जगह जगह बिहार है या फिर जो झारखंड है, उड़ीसा है, तो ये जो पुअर स्टेट्स हैं इसके पास अपना फंड ही नहीं है। नागालैंड टोटली सेंटर पे डिपेंड है, उसके पास अपना फंड ही नहीं है। तो वही बताया गया है कि सेंटर एज वेल एज स्टेट शुड भी ऑटोनोमस होना चाहिए, ये अनड्यूली एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए फॉर फाइनेंस के लिए। दूसरा कह रहा है कि बोथ शुड बी एबल टू ऑब्टेन द इनफ फंड और देयर लेजिटिमेट एक्सपेंसेस। वही बात, खुद डिपेंड कीजिए भाई, अपना पैसा खुद वो गेन कीजिए, कमाइए। द रेसीट शुड ग्रो विद द नीड ऑफ द एक्सपेंडिचर्स। तो ये कुछ इसका वे फॉरवर्ड हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन द गवर्नेंस। देखिए सबसे पहला बात ये है, ये न्यूज़ में आखिरकार है क्या। देखिए रिसेंटली सिविल सर्विस डे, आपको पता है कि जो 21 अप्रैल होता है वो यूजुअली सिविल सर्विस डे होता है। तो रिसेंटली सिविल सर्विस डे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी ये बताया कि सिविल सर्वेंट्स है ना, वो बहुत ही पाइवेटल एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में और पब्लिक वेलफेयर में, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। तो चलो बात क्या गया इसलिए सिविल सर्विसेज के बारे में। जो सिविल सर्वेंट है ना, ये परमानेंट ऑफिसर होता है, ठीक है, जो कि भारत के एग्जीक्यूटिव विंग्स का पार्ट होता है, ठीक है। और जिन के बारे में बात किया है कि 1854 में पहली बार इसको मैकलो रिपोर्ट के अंतर्गत लाया गया था। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट वन इज पोस्ट इंडिपेंडेंस कह रहा है कि सिविल सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें तीन टाइप में उसको क्लासीफाई कर दिया गया, पता होगा। पहला है ऑल इंडिया सर्विस, जो IAS IPS होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेन करता है बट उसको डिफरेंट स्टेट में रिक्रूट करता है, पता होगा आपको ये बात। फिर है सेंट्रल सर्विसेज, जो कि प्योरली सेंट्रल सर्विस के अंदर आता है, और कुछ स्टेट सर्विसेज जो PCSS होते हैं वो स्टेट सर्विस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग। सबसे पहला है आर्टिकल 310, जो कि बताता है कि पर्सन इन डिफेंस और द सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको पता होगा ये बात, जो सिविल सर्वेंट होता है उसको कौन अपॉइंट करते हैं, तो हमारे माननीय राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एंड एवरी मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस इन द स्टेट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर गवर्नर, यानी कि जो सेंट्रल सिविल सर्वेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे अपॉइंट होते हैं, और जो स्टेट सिविल सर्वेंट होते हैं वो गवर्नर पे। दूसरा है आर्टिकल 310 था, देन 311 बात करता है कि प्रोविजन रिगार्डिंग द डिसमिसल, रिमूवल, ठीक है, या फिर जो सिविल सर्वेंट के रैंक में रिडक्शन के रिगार्डिंग बात करता है। फिर आर्टिकल 312 है, ठीक है, ये ऑल इंडिया सर्विस के एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग बात करता है। तो 310, 11 और 12। सबसे पहला है कि रोल ऑफ द सिविल सर्वेंट इन द गवर्नेंस, कि गवर्नेंस में सिविल सर्वेंट का क्या रोल है। सबसे पहला है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता होगा जो सिविल सर्वेंट होते हैं रियल सेंस में गवर्नमेंट तो यही लोग चलाते ही है, कि चाहे सरकार बदल जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका काम क्या है कि आपको गवर्नमेंट को एंड गवर्नेंस को, नॉट गवर्नमेंट, गवर्नेंस को कंटिन्यू रखना है कि हाँ भाई सरकार सही तरह चलना चाहिए, सिस्टम सही तरह चलना चाहिए।
दूसरा है कि इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। आपको पता है कि जो सिविल सर्वेंट क्या है, ये मेन चैनल फॉर कम्युनिकेटिंग है पीपल और सरकार के बीच में, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में जो सिविल सर्वेंट होता है ब्रिज की तरह काम करते हैं। फिर है पॉलिसी फार्मुलेशंस, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं या फिर जो वेरियस स्टेट कैपिटल्स है वहाँ बैठे लोग हैं, वो पॉलिसी फार्मुलेशंस में हेल्प करते हैं, मतलब सिविल सर्वेंट ही पॉलिसी बनाते हैं रियल सेंस में। नेक्स्ट है सीमेंटिंग इंडियन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है। कैसे भाई? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आपको पता होगा कि जब कोई इलेक्शन होता है तो जो वेरियस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है जो कि सिविल सर्वेंट होते हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना है आपको। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, कि जो आम लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। जैसे यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि एम गोखले साहब थे, जो कि कह रहा है कि जो एम गोखले साहब जो कि इंट्रोड्यूस किए थे विलेज डेवलपमेंट बोर्ड इन नागालैंड फॉर डिसेंट्रलाइज ग्रास रूट प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट्स, कि लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें हो सके। फिर है इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है सभी उसमें पार्टिसिपेट करें। तो बताया है कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन गिविंग वॉइस टू वॉइसलेस, दैट इज कीवर्ड वॉइस टू वॉइसलेस। में एग्जांपल दिया हुआ है कि जो एक बालंगीर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, तो वहाँ ना एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्वीकृति, टू इंटीग्रेट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी टू द मेन स्ट्रीम एक्टिविटी एंड द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। भाई जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, कि वो भी ना मेन स्ट्रीम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके, उसको भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फ़ायदा मिल सके, डैट इज़ अ सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स में। आपको पता होगा कि जो लॉ ऑर्डर है वो सिविल सर्वेंट जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो यूजुअली इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर बताया कि संयुक्ता प्रहार जो कि आईपीएस ऑफिसर है, जिसको आयरन लेडी ऑफ आसाम के नाम से जाना जाता है, वो ना जो वो पता है कि नॉर्थ ईस्ट में ना इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे उसको फेस करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, जिसके कारण इसको आयरन लेडी ऑफ आसाम के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली जो रिसोर्स कंस्ट्रेन है, वो पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पर ना रिसोर्स कंस्ट्रेन है, रिसोर्स की समस्या है, तो उसको रिगार्डिंग जो बहुत सारे ऑफिसर्स रहे हैं जो लिमिटेड रिसोर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाए हैं। जैसे बहुत ही फेमस आईएएस ऑफिसर है आर्मस्ट्रांग पामे, जिसको मिरेकल मैन ऑफ मणिपुर कहा जाता है। तो वो ना मतलब क्राउड फंडेड से यानी कि लोगों से अपील करके कि हाँ मतलब वहाँ से पैसा कलेक्ट करके 100 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया था 2012 में, ठीक है। सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला था, सोशल मीडिया की सहायता से क्राउड फंडिंग किए थे वो, और उसके हेल्प से उन्होंने 100 किलोमीटर का रोड बना दिया था, जिसको ना आज भी पीपल्स रोड के नाम से जाना जाता है, जो कि यूजुअली एक टाउन था उससे कनेक्ट करता था। जब ये रोड बन गया तो लोगों के लिए बहुत आसान हो गया यहाँ से यहाँ रीच करना फॉर मेनी फैसिलिटीज़। उसके अलावा एक ऑपरेशन सुलेमानी है, ठीक है। तो यहाँ पता है कि ऑपरेशन सुलेमानी यूजेस नेमलेस डोनेशंस फ्रॉम द पब्लिक प्रोवाइड द फूड एंड ओके, इससे बहुत सारे लोग होते हैं जिसको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है। तो ऑपरेशन सुलेमानी के अंतर्गत केरला में होता है ये, जो लोगों का राइट टू फूड है, कुछ लोग जिसको खाना नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारे लोग इसमें डोनेट करते थे और उस डोनेशन वाले पैसा का यूज़ किया जाता था वो लोग को खाना दिलाने के लिए। फिर है कैरियर डिप्लोमेट्स। कैरियर डिप्लोमेट्स का मतलब है कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल फोरम में। सिमिलरली क्वासी जुडिशियल रोल, क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है ना कि सेमी जुडिशियल, हाँ भाई थोड़ा सा जुडिशियल रोल भी प्ले करना है। तो बहुत सारे सिविल सर्वेंट जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जो टेम्पोररी कोर्ट टाइप होता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस, मतलब जो डिपार्टमेंटल लेजिस्लेशन होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं वेरियस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वहाँ लेजिस्लेशन बनाना उसका काम होता है। तो ये रहा कुछ सिविल सर्वेंट का रोल, यानी कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस और पीपल के और गवर्नमेंट के इंटरफेस पर काम करना, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, इंडियन डेमोक्रेसी को सीमेंट करना, मतलब प्रॉपर तरह से डेमोक्रेसी रन कराना, ग्रोथ डेवलपमेंट में रोल प्ले करना, कैरियर डिप्लोमेट्स इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्वासी जुडिशियल रूल और कुछ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देन है चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। क्या क्या चैलेंजेज हैं? सबसे पहला है ऑटोनॉमी, ठीक है। ऑटोनॉमी में दिक्कत क्या है कि एक तो देखिए पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी भी सिविल सर्वेंट का जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, तो भाई वो कोई अच्छा स्टेप लेने से भी डरेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ऑटोनॉमी एक समस्या है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर्स। बताया जाता है कि बहुत सारे इंडियन सिटी पर्टिकुलर जो रूरल एरिया में है ना, वहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है, तो सिविल सर्वेंट ना चाह के भी अच्छा काम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म एक नया टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है या हायरार्किकल सिस्टम है सिविल सर्विसेज में, आपको पता आप एक फाइल के लिए इतना सारा स्टेप्स होता है, कोई भी काम कराने के लिए सरकारी सिस्टम बहुत समस्याएं होती है, जिसके कारण क्या होता है ना कि जो एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो हायरार्किकल सिस्टम है और जो डिसीजन प्रोसेस है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो डेवलपमेंटल प्रोसेस को स्लो कर देता है। उसके अलावा सिक्योरिटी, अब पता है कि कई सारा सिविल सर्वेंट जब अच्छा काम करते हैं
कुछ ऐसा काम जो कि इलीगलिटी को प्रिवेंट करे, इलीगल के अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं, तो वहाँ उसके फैमिली मेम्बर्स को भी धमकी दिया जाता है ना। जिसके कारण लोग इस यूजुअली सिविल सर्वेंट इस तरह के पॉजिटिव एक्शन लेने से कई बार डरते हैं। जैसे में बताया गया है कि डेथ थ्रेट टू द आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे फॉर रेडिंग इलीगल बार्स, डिमोलिशिंग इंक्रोचमेंट्स एंड एक्शन अगेंस्ट द लैंड एंड वाटर माफिया। इस जो लैंड और वाटर माफिया है उसके अगेंस्ट में ये ऑफिसर्स, ये तुकाराम मुंडे साहब एक्शन लिए थे, तो इसको बहुत सारा वो डेथ थ्रेट सब आया था। अब देखिए कुछ इनिशिएटिव्स जो कि सिविल सर्वेंट के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए लिया गया है। तो फर्स्ट वन इज मिशन कर्मयोगी, ठीक है, यानी इसको नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी एक्चुअली क्या है ना कि ये ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिविल सर्वेंट को गाइड किया जाता है कि हाँ भाई आपका ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म है मिशन कर्मयोगी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके अंतर्गत कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो गाइड करता है सिविल सर्वेंट ऑफिशियल्स को कि आपको कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करना है। फिर उसके अंदर बताया गया है कि नेशनल स्टैंडर्ड फॉर द सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो कि डेवलप करता है भाई कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है वहाँ पर, जो कि बताता है कैसे क्या करना है। देन उसके बाद एक आरंभ है, आरंभ 2019 में लॉन्च किया गया था। देखिए ये फर्स्ट एवर कॉमन फाउंडेशन कोर्स फॉर द सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ पहला हो जाए तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो आरंभ। फिर है नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी है। देन प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मोटिवेट करता है सिविल सर्वेंट को, हाँ भाई कुछ अच्छा करना है देश के लिए। देन कंक्लूजन बताया गया है कि ईच स्टेप टेकन बाय द सिविल सर्वेंट, देखिए कोई भी सिविल सर्वेंट कोई भी स्टेप लेता है टुवर्ड ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी और इंटीग्रिटी, जिससे क्या है कि ब्रिंग आवर नेशन क्लोजर टू द गोल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सभी का विकास हो सके, गुड गवर्नेंस हो सके। तो सिविल सर्वेंट का काम है कि आप स्टेप्स लीजिए उसके रिगार्डिंग में, ताकि मतलब क्या हो सके, देश का विकास हो सके। रिसेंटली हम देखा गया है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मल्टीपल स्टेप लिया है टू इन्हांस द सिविल सर्वेंट वर्क एफिशिएंसी, जैसे हम लोग बात की मिशन कर्मयोगी सब, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सेट्रा, इसको बढ़ाने के लिए। हाउएवर सिविल केयरफुल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल सर्विस इज फर्दर रिक्वायर्ड टू एड्रेस द इशू फेस बाय द सिटीजन। देखिए हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में जीने के बावजूद भी लोगों की इतनी सारी समस्याएं हैं जो कि डेवलप कंट्री में नहीं है। डेवलप कंट्री काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, भारत के लोग अभी भी रूरल एरिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम सिविल सर्वेंट को इस तरह से ट्रेंड करें कि वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्शन ले सके और अल्टीमेटली इंक्लूसिव डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का जो फाइनल गोल है उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट डिस्कशन इज ईवीएम वीवीपैट, ठीक है। देखिए जो आपको पता है कि आजकल इलेक्शन का महीना चल रहा है, जिसमें ईवीएम पे बहुत सारे एलिगेशंस लगते रहते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर पर्टिकुलर डिस्कशन है। देखिए न्यूज़ में क्यों है, तो एक एनजीओ है एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, आप इसका नाम बहुत सुनते होइएगा, ठीक है। जो एडीआर इसको बताया शॉर्ट फॉर्म कैसे एडीआर बोला जाता है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अनदर। मतलब ये मतलब अल्टीमेटली क्या है ना कि जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, ठीक है, कि उनका एक कंप्लेन था कि भाई ईवीएम का जांच होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। बताया गया कि एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया रिक्वेस्ट फॉर द फुल वेरिफिकेशन ऑफ द ईवीएम डाटा विद द वीपैट का फॉर्म होता है वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। आपको पता है अगर आप वोट दिए होइएगा तो पहले एक ईवीएम लगा होता है, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग बटन होता है, उसके बगल में एक मशीन होता है। इस मशीन में यहाँ पर ना एक डिस्प्ले होता है कि अगर आप जिस भी पार्टी को जिस भी इलेक्शन सिंबल को यहाँ वोटिंग करते हैं तो उस इलेक्शन सिंबल का ना यहाँ फ़ोटो आ जाता है इस तरह से कि हाँ कि भाई आप देख लीजिए, अपना कंफर्म कर लीजिए कि आपने जिस पार्टी को वोट डाला है। जैसे आप कांग्रेस को डालते हैं तो यहाँ हाथ आ जाएगा यानी हैंड का, आप बीजेपी को डालते हैं तो लोटस का फोटो आ जाएगा जो कि नीचे की तरफ इस तरह से जाता है। तो ये वीवीपैट होता है और ये आपका ईवीएम होता है। तो वही बताया गया मोरल न्यूज़ 2023 में एडीआर फाइल एक पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया जिसमें बताया गया है कि हाँ भाई ईवीएम का मैनिपुलेशन शायद हुआ है, ठीक है, एंड मेड 3 रिक्वेस्ट टू द कोर्ट से 3 रिक्वेस्ट किया। पहला, रिटर्न टू द पेपर बैलेट सिस्टम, भाई पेपर बैलेट सिस्टम जो कि पहले चलता था उस पर आप वापस आ जाइए। दूसरा कह रहा है कि ना जो वीपैट मशीन है, अभी आपको बताया था कि वीपैट मशीन में इस तरह से जो इलेक्शन सिंबल होता है उसका फोटो दिखता है कि एक प्रिंटेड स्लिप फ्रॉम द वीपैट मशीन ये आप वोटर को दे दीजिए कि भाई प्रिंट एक दे दीजिएगा, हाँ देख लीजिए आप यही दिए, ठीक है। तीसरा बताया गया देयर शुड बी 100% काउंटिंग ऑफ द वीपैट स्लिप इन एडिशन टू द इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग ऑफ द कंट्रोल। ओके, ये बताया कि वो जो स्लिट दिया जाता है वो जो एक हार्ड कॉपी निकाला जाए उसको भी काउंट किया जाए। तो ये मतलब रिक्वेस्ट था, यानी कि पेपर बैलेट पे रिटर्न आ जाइए, ठीक है, प्रिंटेड स्लिप प्रोवाइड कर देना चाहिए वोटर को ताकि वो वेरीफाई कर सके कि हम जिसको वोट दिए उसी को वोट गया। तीसरा बताया गया है कि वीपैट स्लिप का 100% काउंटिंग होना चाहिए। तो क्या क्या हाईलाइट है इस पार्टिकुलर जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। तो फर्स्ट वन इज दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द वीवीपैट। देखिए सुप्रीम कोर्ट बताया कि हाँ भाई
ये वोटर्स का फंडामेंटल राइट है कि वो इंश्योर कर सके कि उसका वोट एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया गया और काउंट कर किया गया। ये तो वोटर फंडामेंटल राइट है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया दैट दिस डज नॉट इक्वेट टू द राइट टू काउंट ऑल द वीवीपैट स्लिप्स। मतलब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब स्लिप दीजिए, स्लिप को काउंट करते रहिए। दूसरा बताया गया है कि जो रिटर्न टू पेपर बैलेट सुप्रीम कोर्ट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग पेपर बैलेट की तरफ रिटर्न नहीं जा सकते हैं। रेफरिंग टू द चेक एंड प्रोटोकॉल टू इंश्योर एंड असेंट लेजिटिमेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ईवीएम एंड इलेक्शन प्रोसेस। कि हाँ भाई, बताया कि इलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होना चाहिए, लेकिन जो बैलेट सिस्टम है उसकी तरफ नहीं जा सकते हैं। तीसरा बताया गया है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस ईवीएम वीवीपैट में बढ़ सके, इसके रिगार्डिंग कुछ डायरेक्शन लेना चाहिए। तो कोर्ट इशूड फॉलोइंग 2 डायरेक्शन। तो भाई क्या क्या डायरेक्शन है जिन्होंने कोर्ट बताया। पहला बताया गया है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सिंबल लोडिंग यूनिट। मतलब ये होता है ना कि जो कंटेनर होता है जो जिसको सील कर दिया जाता है बाद में, जो बताया था सारे वोट इसी में है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर सील करिए, उसको स्ट्रॉन्ग रूम में रख दीजिए, ठीक है, अलॉन्ग विद द ईवीएम फॉर एटलीस्ट पीरियड ऑफ 45 डे पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। कि हाँ भाई, जो ये एसएलई प्रोटोकॉल में बताया गया है कि 45 मतलब आज इलेक्शन आ गया, वोट आ गया, उसको स्ट्रॉन्ग रूम में रखे रहिए कम से कम 45 डे तक, रिजल्ट आने के बाद तक। फिर है वेरिफिकेशन ऑफ द बर्न्ट मेमोरी, मतलब इलेक्शन के बाद कि अगर मान लीजिए बताया गया है कि इनकी अप्लाई टू द केसेस हैड रिटन रिक्वेस्ट। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, उसमें रिजल्ट आने के 7 दिन के बाद तक, ठीक है, सॉरी 7 दिन के अंदर तक, 7 दिन के अंदर तक अगर 2 रनर अप कैंडिडेट रिक्वेस्ट करता है कि हाँ भाई यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर द रिकाउंटिंग, या फिर से उसको देखा जाएगा। तो बताया गया है कि जितना भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ 5% ईवीएम को इस तरह से आप रखिए, ठीक है, और अगर रिक्वेस्ट आता है तो फिर इसमें रिकाउंट के लिए जाया जा सकता है। नेक्स्ट है अबाउट ईवीएम एंड द वीपैट की ये होता क्या कार्ड कब आया, ठीक है। देखिए पहली बार 1982 में केरला की एक बाई इलेक्शन का मतलब ये होता है ना कि अगर मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एक कैंडिडेट था, वो किसी कारण से ये सीट वैकेंट हो गया, लेट सपोज इसका डेथ हो गया या फिर कोई भी कारण से सीट वैकेंट हो गया, तो वहाँ फिर से एक री इलेक्शन होता है जिसको बाई इलेक्शन कहते हैं। पहली बार इसको 1982 में केरला में यूज़ किया गया था, ठीक है। और ये नॉट इम्पोर्टेंट। 2004 में बताया गया ईवीएम अडॉप्टेड फॉर जनरल इलेक्शंस एंड हैव यूज्ड इन ऑल इलेक्शंस सिंस, मतलब 2004 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, तभी से मतलब इसका यूज हो रहा है। 13 में कहा सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड वीपैट, पहले ईवीएम के यूज होता था इस तरह से, फिर बताया गया वीपैट का यूज सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट कर दिया गया। और 2019 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन चंद्रबाबू नायडू वर्सेस अदर यूनियन ऑफ इंडिया केस 5 ईवीएम पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और असेंबली सेगमेंट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, जो वीपैट वेरिफिकेशन ऊपर वाले बात किए थे इस तरह से, वेरिफिकेशन ऑफ द बर्न्ट मेमोरी, तो ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया। क्या भाई, तो 1982 में पहली बार यूज़ किया गया था, 2004 से यूज़ किया जा रहा है, 2013 से वीपैट आ गया और 2019 से ये वेरिफिकेशन का सिस्टम आया। तो सिंपल बताया है कि ईवीएम मशीन होता क्या। तो भाई एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर, नॉट नेसेसरी। और देन उसके बाद बताया गया है ना कि इट कंसिस्ट ऑफ द 3 यूनिट। देखिए ध्यान समझिएगा, ये पर आता है बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट का मतलब होता है, देखिए एक कीबोर्ड रहेगा जिसमें 16 बटन पर की, जो इस तरह से रहता है ना, यहाँ बहुत सारा बटन रहता है, तो बताया 16 बटन पर की रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेट यूनिट। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, इसको मास्टर यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ये ना जो भी पोलिंग, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैठा रहता है वहाँ पर उस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ पे, उसके पास ये रहता है और ये कंट्रोल करता है। अगर ये चाहता है बंद करना ईवीएम को तो बंद कर देगा, क्लोज कर देगा, इस तरह से इसका पावर रहता है, मतलब ये कंट्रोल कर सकता है। और तीसरा आता है वीवीपैट। तो बताया है कि ये अलाउ द वोटर टू वेरीफाई देयर वोट्स आर कास्टेड एज इंटेंडेड। मतलब वही बताया था ना कि आपको इस तरह से, देखिए यहाँ पर एक ईवीएम रहेगा और यहाँ पर ये वीवीपैट रहता है, वीवीपैट में फोटो आ जाता है कि आप किस पार्टी को वोट दिए हैं। ये बताया जब वोट कास्ट किया जाता है तो स्लिप है ना, प्रिंटेड स्लिप वहाँ पर देखने को मिलता है, सीरियल जिसमें क्या क्या रहता है, सीरियल नंबर आता है, नेम ऑफ कैंडिडेट अलॉन्ग विद दैट सिंबल ऑफ द कैंडिडेट क्या था। दिस स्लिप इज विजिबल थ्रू द ट्रांसपेरेंट विंडो फॉर 7 सेकंड तक आप उसको देख सकते हैं और देन ऑटोमेटिकली कट्स एंड ड्रॉप्स इनटू द सील्ड बॉक्स। वही जो सील्ड बॉक्स था, जो इस तरह से एसएलयू था, उसमें वो गिर जाता है। फिर बताया गया है कि क्यों भाई वीवीपैट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ना फुली ट्रांसपेरेंसी हो सके वोटिंग सिस्टम में। तो ये देखिए वीवीपैट होने का फ़ायदा क्या है कि आप देख लीजिएगा ना कि आप भाई जिस पार्टी को वोट दिए उसी पार्टी को वोट यहाँ पर गया है कि नहीं गया है। अब देखिए बताया गया है कि देखिए यहाँ कुछ फैक्ट है इस तरह से कि गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट टू यूज वीपैट्स विथ ऑल ईवीएम ड्यूरिंग द सदर लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। केरला में पहली बार यूज हुआ था, लेकिन गोवा पहला स्टेट बना था जिन्होंने वीपैट और ईवीएम को साथ में यूज़ किया था, ठीक है। और अभी बताया था कि वीपैट का ना फुली डिप्लॉयड इन 2019 लोकसभा जनरल इलेक्शन। 2019 में पहली बार पूरी तरह से पूरे इंडिया में इस तरह से यूज़ किया गया था, लेकिन 2024 अभी के इलेक्शन में सेकंड टाइम है जो पूरे इंडिया में लोकसभा इलेक्शन में यूज़ किया जा रहा है इसको। एडवांटेज क्या है ईवीएम और
वीपैट का। कह रहा है कि पहली बात ये बैटरी पे रन करता है, तो यानी इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बताया गया है कि ये नेगेटिएट कर देगा सिनेरियो द इनवैलिड वोट, ठीक है, क्योंकि आप एक और वोट दीजिए, खत्म काम, ठीक है। जो पेपर बैलेट में हो सकता था कि कई बार ना पोलिंग बूथ को कैप्चर कर लिया, मल्टीपल वोट दे दिया, तो सबका समस्या ये समाप्त कर देता। फिर कह रहा है कि डज नॉट परमिट मोर देन द 4 वोट्स पर मिनट, तो डेटरिंग द बूथ कैप्चरिंग। अब देखिए, मान लो बूथ कैप्चर किया जाता है तो तुरंत बहुत सारा वोटिंग कर दिया जाता है। भाई 1 मिनट में मान लीजिए 10, 20, 50 वोट डाल दिया गया, लेकिन ईवीएम में क्या है कि भाई आप 1 मिनट में तो 4 ही वोट डाल सकते हैं, यानी बूथ कैप्चरिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा कम कर देता है। उसके अलावा आपको पता था कि जो कंट्रोलर यूनिट, हम लोग अभी पढ़े थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हाथ में कंट्रोलर यूनिट होता है, ठीक है, तो ये चाहेगा तुरंत इसको क्लोज कर देगा। तो वही बताया गया है कि आफ्टर प्रेसिंग द क्लोज बटन कंट्रोलर यूनिट क्लोज कर देता है, जिससे ना कोई फर्दर फेक वोटिंग या फिर कोई पॉसिबल वोटिंग का, मतलब कोई फर्दर वोटिंग का पॉसिबिलिटी नहीं रहता। फिर बताया गया है कि देखिए ये क्लोज बटन था जिसके माध्यम से नो पॉसिबिलिटी ऑफ वोटिंग बाय प्रेसिंग द टोटल बटन। जो कंट्रोलर यूनिट होता है उसमें एक क्लोज बटन होता है, एक टोटल बटन होता है। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड अप टू द टाइम ऑफ द प्रेसिंग द बटन इज डिस्प्लेड विदाउट इंडिकेटिंग कैंडिडेट वाइज रिजल्ट ऑफ द वोट। मतलब टोटल पे से वो प्रेस करेगा, तुरंत बता देगा कि हाँ भाई आज कितना वोट हुआ। लेट सपोज किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लीजिए 5 लाख वोटर्स है, मान लीजिए वहाँ पर 3 लाख वोट हुआ, तो बोल देगा 3 लाख वोट हुआ, इस तरह समथिंग कि मतलब आज कितना वोट हुआ है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू द प्री प्रोग्राम द ईवीएम इन एक्सप्रेस मैनेज, मतलब आप ईवीएम में पहले से प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। तो जो ईवीएम हैक का बहुत सारा न्यूज आता है, मोर और लेस ये उतना रिलायबल नहीं है, ये मतलब ये न्यूज रिलायबल नहीं है। बाकी ईवीएम इज हाईली सिक्योर। कमिंग टू द कंक्लूजन, ठीक है, देयर इज नीड टू नर्चर अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड कोलेब्रेशन अमंग द सिटीजन। अब देखिए, लोग बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, देखिए तो अब सबसे ज़रूरत क्या है ना कि ईवीएम सिक्योर है, आपको लोगों के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि नहीं भाई लोग इंडियन डेमोक्रेसी में बिलीव कर सके, ताकि वो जाकर वोट दे। डेमोक्रेसी में बिलीव करना तभी जाकर डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन हो पाएगा। द नीड टू नर्चर और कल्चर द ट्रस्ट और कोलेब्रेशन अमंग द सिटीजन्स, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द इलेक्टोरल मशीनरी टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ द आवर डेमोक्रेसी, और इंश्योर करना है कि वॉइस एंड चॉइस ऑफ ऑल सिटीजन आर वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। वही बात है कि हर व्यक्ति का वॉइस और उसकी चॉइस दोनों को वैल्यू किया जा सके। द नेक्स्ट आर्टिकल इज दैट इज द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो ये सीमा गिरिजालाल और यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बोला कि यार मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ इस बात को लेके कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का जो राइट है, ये पर्टिकुलर एक्ट, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है वेरियस स्टेट के अक्रॉस। और जानते हैं न्यूज़ में क्यों है इस तरह से कि कोर्ट बताया है कि बहुत सारे स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब जो है ना, ये ना मतलब पीछे है इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन, जो इसके वेरियस प्रोविजन है उसके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग। तो क्या क्या प्रोविजन है, पहला बताया गया अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट ये कमिश्नर्स। बताया जाता है कोई पीडब्ल्यूडी एक्ट होता है, तो पीडब्ल्यूडी एक्ट बोलता है कि भाई आपको एक स्टेट कमिश्नर अपॉइंट करना है जो कि इस पीडब्ल्यूडी के प्रॉब्लम्स से डील करे। बोल रहा है क्या बहुत सारा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। दूसरा है क्रिएशन ऑफ द स्टेट फंड फॉर पीडब्ल्यूडी, जितने सारे स्कीम है ना हर जगह फंड का तो प्रॉब्लम होता ही है। फॉर्मेशन ऑफ असेसमेंट बोर्ड फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, किसको सर्टिफिकेट जो दिया था ना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, तो उसके रिगार्डिंग बोर्ड का फॉर्मेशन। और चौथा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट इसलिए क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी पीपल है उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, उसका डिस्क्रिमिनेशन है, उसको ये डील कर सके। कुछ डाटा बैंक से इस तरह बताया, कुछ डाटा बताया गया है कि इंडिया का ना टोटल 2.2% के आसपास पीपल, सोचिए 140 करोड़ का 2.2% ऐसा बिग नंबर कि ये पीडब्ल्यूडी से सफ़र कर रहा है। इसमें कह रहा है कि 69% रूरल एरिया में रहता है, 56% टोटल जिसमें मेल है, और 21% 60+ है, तो उससे इनके लिए और ज़्यादा समस्याएँ हैं। फिर बताया गया कि द कोर्ट डायरेक्ट किया सारे स्टेट्स गवर्नमेंट को कि भाई अब 30 जून तक, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो कि पीडब्ल्यूडी के रिगार्डिंग चीज़ों को डील करता है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो उसको डायरेक्ट किया कि आप जल्दी से इन चीज़ों का वो इम्प्लीमेंट कीजिए और मुझे अपडेट दीजिए। यहाँ बात किया गया पहला अबाउट पीडब्ल्यूडी की क्या समस्या है, क्या है कि देखिए आपको पता होगा कि जो भी हैंडीकैप पीपल होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, वो बहुत सारे सोशल स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, नेगलेक्ट है ना, उसको फेस करता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले से धारणा रहता है कि ये लोग ख़राब है इस तरह से, ड्यू टू द प्रीजुडिसेस और सोशो साइकोलॉजिकल एंड द कल्चरल चैलेंजेस डिस्पाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन। देखिए संविधान में कुछ चीज़ लिख दिया गया, इसी से लोगों को इक्वलिटी नहीं मिल जाएगा। मेन चीज़ है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होना। ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट तब होगा जब लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, और ये माइंडसेट चेंज होगा तभी जाके चीज़ चेंज आएगा। फिर बताया गया है कि द एलिजिबिलिटी और ऑप्शन अंडर
यूजुअली क्या है ना कि हमको पीडब्ल्यूडी पीपल है तो पीडब्ल्यूडी पीपल का जो उसको ना अंडररेट किया जाता है हमेशा कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, जिसके कारण ना वो एक विशियस साइकिल में फंस जाता है। डैट इज़ द अंडर अचीवमेंट्स, मतलब जो वो करना चाहता है उसको अचीव नहीं कर पाता है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीडब्ल्यूडी होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ अचीव की हैं। जैसे रिसेंटली एक IAS ऑफिसर्स के बारे में सुने होइएगा, आई थिंक पिछला बार था। तो ये विशेष साइकिल में फंस जाता है और जिससे उसका ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जैसे पहले बात क्या है, चैलेंजेस फेस करता है पीडब्ल्यूडी। वही बात, लिमिटेड एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन। क्यों भाई? क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कि जैसे हम भी कई बार देखें इस तरह से कि अगर कोई कॉलेज है उसमें 4th फ्लोर पे क्लासेस चलना है और कोई हैंडीकैप पर्सन है, अब उस हैंडीकैप पर्सन के लिए मान लीजिए लिफ्ट खराब हो गया इस तरह से, इस हैंडीकैप पर्सन 4th फ्लोर पर जाएगा कैसे? दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। अलॉन्ग ऐसे ही बहुत सारे पब्लिक जब इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी होता है, ट्रेंड टीचर नहीं होता है जो कि पीडब्ल्यूडी पीपल्स को स्पेशली बता सके, टीचिंग मटेरियल उन लोगों के लिए उतना सफिशिएंट नहीं होता है। ये केवल हायर एजुकेशन में नहीं, लोअर एजुकेशन में भी ये समस्या है। फिर बताया गया है कि पीडब्ल्यूडी बहुत सारा डिफिकल्ट फेस करता है एसेसिंग एंड अप्रोप्रिएट एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज, है ना, इसको प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस नहीं मिल पाता है, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं मिल पाता है। फिर कह रहा है कि पीडब्ल्यूडी और जो उसका परिवार है और मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस पॉवर्टी एंड द इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। सही बात है। अब देखिए उसके पास लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा रोजगार नहीं रहेगा तो गरीबी तो आएगा ही, तो वो एक समस्या है। फिर बताया गया है लैक ऑफ अफोर्डेबल असिस्टेंट टेक्नोलॉजी। देखिए जैसे पीडब्ल्यूडी पीपल है, ठीक है, तो उसको जितना अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मिलना चाहिए उसको पढ़ाई करने के लिए वो सब नहीं मिल पाता है, तो ये कुछ चैलेंजेस है। नेक्स्ट एक्ट के बारे में बात करते हैं कि जो RPWD एक्ट है 2016 का, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या इसका प्रोविजंस है। तो वही है कि ये एक्ट एम करता है कि जितने ऑल पीडब्ल्यूडी कैन लेट टू देयर लिव विथ डिग्निटी एंड लाइफ विथ डिग्निटी। वो पता है कि जो आर्टिकल 21 है जो फंडामेंटल राइट है, ये बताता है कि भारत के नॉट इंडियन हर सिटीजन्स को लाइफ विथ डिग्निटी का फंडामेंटल राइट है, ठीक है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ठीक है। बताया गया है कि इसको ना जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है इसको भारत ने कब इनेक्ट किया था, मतलब क्यों बनाया था इस तरह से, तो इट वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी ऑफ 2007। इंडिया इसका एक सिग्नेटरी है। तो जब कोई देश किसी भी प्रोविजन का, UN या किसी प्रोविजन का सिग्नेटरी होता है तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ लॉ तो लाना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने UNCRPD जो 2007 का था इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ लाया था। क्या क्या प्रोविजन है? पहला बात, डिफिनीशन ऑफ पीडब्ल्यूडी। ये डिफाइन करता है पीडब्ल्यूडी को, कैसे डिफाइन करता है कि पर्सन्स जिसमें लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी समस्या है, ठीक है, फिजिकल समस्या जानते ही है, मेंटल जानते ही है, इंटेलेक्चुअल समस्या IQ कम होना, या फिर सेंसरी समस्या सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, इस तरह से विच इन इंटरेक्शन विथ बैरियर्स हिंडर्स इट्स फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी इक्वली विथ अदर्स। मतलब ये जो समस्या है वो इस पीपल को सोसाइटी में प्रॉपर पार्टिसिपेट करने से रोक रहा है। और पहला प्रोविजन डिफिनीशन हो गया। दूसरा है डिसेबिलिटी रिकॉग्निशंस। ये रिकॉग्नाइज करता है 21 टाइप ऑफ द डिसेबिलिटी को, इस यहाँ तक कि AC रेडा के विक्टिम सब भी या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसका IQ कमजोर रहता है वो सभी इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर है क्या क्या राइट मिलता है, इनुमरेट्स राइट ऑफ द पीडब्ल्यूडी। पहला बताया गया राइट टू इक्वलिटी, लाइफ एंड डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। नॉर्मल आदमी की तरह उसे भी इक्वलिटी, राइट टू लाइफ, लाइफ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू डिग्निटी विद रिस्पेक्ट, ये दो चीज़ मिलना चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम द एब्यूज, क्रूरलिटी, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब पीडब्ल्यूडी पीपल के साथ बहुत देखने को मिलता है, तो इस सबसे प्रोटेक्ट करना उसका अधिकार है। अदर राइट जैसे बताया गया है कि राइट टू होम एंड फैमिली, भाई उसका अपने परिवार होना चाहिए, इमोशंस हर किसी के पास होता है, रिप्रोडक्टिव राइट होना चाहिए, वोटिंग का राइट होना चाहिए, ठीक है, और राइट टू ऑन और इनहेरिट प्रॉपर्टी, ठीक है, तो अपना ज़मीन होना चाहिए, अपना कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए या फिर इनहेरिट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से वो। फिर कह रहा है कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिसका मतलब है आपको पता होगा कि जब भी कोई ना मतलब जो गवर्नमेंट के जितने सारे फैसिलिटी होता है वहाँ पर पीडब्ल्यूडी पीपल को फैसिलिटी कम मिलता है, जब 40% कम से कम डिसेबिलिटी होना चाहिए, तो वही है उसी को बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं, 40% स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। फिर गार्जियनशिप कर सकते हैं ना कि देखिए बताया गया कि अगर मान लीजिए पीडब्ल्यूडी पीपल है ये लीगली बाइंडिंग डिसीजन को नहीं ले सकता है विद सपोर्ट में, तो वहाँ ना एक लिमिटेड गार्जियंस अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। यूजुअली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि हाँ भाई लिमिटेड गार्जियन अवेलेबल कराया जाना चाहिए जो ना उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। और उस बट वो गार्जियनशिप का भी एक रूल है इस तरह से कि ऐसा नहीं कि मतलब आप गार्जियन है तब कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह से कि लिमिटेड गार्जियनशिप होना चाहिए जो ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, और वो भी ना उस पर्टिकुलर पर्सन जो पीडब्ल्यूडी पर्सन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उस गार्जियन को कंट्रीब्यूट करने देता है अपने डिसीजन मेकिंग्स में। फिर एक लास्ट प्रोविजन है सोशल सिक्योरिटी। वही बात है कि सेफ गार्ड द राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी फॉर एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इनेबल देम टू लिव द इंडिपेंडेंट और इन द कम्युनिटी। मतलब
प्रॉपर उसको राइट मिलना चाहिए ताकि वो अपना जीवन प्रॉपर तरह से स्पेंड कर सके। फिर यहाँ बात है स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये जो 40% डिसेबिलिटी था उसके कुछ स्पेशल प्रोविजन है। पहला बताया गया एजुकेशंस, ठीक है, कि 6 से 18 साल नॉर्मली क्या होता है ना 6 to 14 ईयर्स का एजुकेशन हर किसी को फ्री मिलना चाहिए, बट जो पीडब्ल्यूडी पीपल है उसमें कह रहा है कि एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 18 ये फ्री एजुकेशन होना चाहिए। एटलीस्ट 5% रिजर्वेशन होना चाहिए इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। फिर बताया गया है एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन। एम्प्लॉयमेंट में कह रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में 4% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एज रिलैक्सेशन इसके लिए अलाउड है, ठीक है। और फिर बताया गया इंसेंटिव टू द प्राइवेट सेक्टर में भी इसको ज़्यादा मतलब वो प्रायोरिटी मिलना चाहिए। हाई सपोर्ट प्रोविजन फॉर द हाई सपोर्ट विद अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हु नीडेड, जिसको जरूरत है उसको हाई सपोर्ट, तो एजुकेशन में बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट में इंसेंटिव देना चाहिए और हाई सपोर्ट। फिर अदर प्रोविजन इन द एक्ट फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। पहला बताया गया फाइनेंशियल सपोर्ट एंड नेशनल और स्टेट फंड क्रिएट किया जाना चाहिए जिससे पीडब्ल्यूडी को सपोर्ट मिल सके। फिर है चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स। आपको बताया था कुछ देर पहले कि स्टेट लेवल पे क्या होना चाहिए, कमिश्नर होना चाहिए जो कि पीडब्ल्यूडी के समस्या को डील कर सके, ठीक है। तो और ये जो चीफ कमिश्नर्स है या भी जो स्टेट कमिश्नर है चाहे स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे कहीं भी वो ना सुओ मोटो मतलब अपने आप भी कोई प्रॉब्लम है उसको मतलब पीडब्ल्यूडी का समस्या उसको दिख रहा है तो वो ले सकता है, या फिर कंप्लेन करेगा तो उसको तो आपको लेना ही है। फिर एडवाइजरी बोर्ड का गठन होना चाहिए सेंटर स्टेट लेवल पे जो चीज़ों को डील कर सके। फिर रेगुलेटरी बोर्ड है जो कि क्या करेगा, ग्रीवांस रिड्रेसल है ना, रेगुलेटरी बॉडी फॉर मॉनिटरिंग एंड द ग्रीवांस रिड्रेसल, मतलब क्या समस्या है, क्या क्या मतलब इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत आ रहा है, सब कुछ सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके रिगार्डिंग रेगुलेटरी बॉडी है। फिर है कुछ स्पेशल कोर्ट्स है ना। फिर है पेनाल्टीज, यानी जो भी ब्रीच करेगा इस एक्ट को उस पर कुछ पेनाल्टी लगाया जाएगा। अब नेक्स्ट है कि रीजन फॉर द सब ऑप्टिमल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, मतलब भाई ये प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंट हो क्यों नहीं पाया। देखिए कोई भी स्कीम भारत में रहता है तो यूजुअली ना फंड का प्रॉब्लम होता ही है। तो पहला बात वही है इनएडिक्वेट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। बताया गया है कि देखिए जैसे देखिए एक ये सिपडा होता है यानी स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, नीचे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। इस सिपडा के अंतर्गत ना बहुत सारे स्कीम बताया जाता है कि हाँ भाई पीडब्ल्यूडी के लिए आपको ये स्कीम लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है। तो नंबर ऑफ स्कीम बढ़ा दिया गया बट जो फंड एलोकेशन है ना वो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा, ठीक है। ये पहला है इनएडिक्वेट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। दूसरा उसके बाद बताएंगे डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ, देखिए आज के समय में इतना महंगाई हो गया है उसमें बताया कि जो डिसेबिलिटी पेंशन होता है जो कि इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के अंतर्गत आता है, इसमें 300 से 500 पर मंथ किया गया। बताइए 300 से 500 पर मंथ, क्या ये आज के जो इन्फ्लेशन करंट इन्फ्लेशन रेट है इसमें तो ये बहुत ही कम है। फिर बताया कोऑर्डिनेशन इशू, देखिए इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, अलॉन्ग विद जो वेरियस एजेंसीज है, एनजीओ है उसके बीच में, तो वो उसमें बहुत दिक्कत आता है। इसमें केवल क्या होता है ना कि स्टेट से फंडिंग रिलीज हो पाया है, जब फंडिंग रिलीज हो पाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा। फिर रिहेबिलिटेशन सर्विस, हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे कुछ डाटा में जिसमें बताए थे कि 69% ऑफ पीडब्ल्यूडी कहाँ होता है, रूरल एरिया में होता है। अब मान लीजिए रूरल एरिया में अगर कोई पीडब्ल्यूडी है तो उसको प्रॉपर जो भी फैसिलिटी है, जो सर्विसेज है, उसका ना तो एसेसिबिलिटी है, ना उसका एबिलिटी है और प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाता। उसके बाद बताया गया है कि रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में ही कि दीनदयाल ये डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम है। द प्रेजेंट कॉस्ट नॉर्म्स आर नॉट सफिशिएंट टू गेट द क्वालिफाइड, ओके। यूजुअली क्या आता है कि नाम है इसका ये डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, यानी कि जो भी पीडब्ल्यूडी पीपल हैं उसको आप ट्रेनिंग दीजिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो ना अपने आप को कहीं ना कहीं वहाँ पैसा कमा सके, मतलब कोई जॉब ले सके इस तरह से। तो कह रहा है कि ट्रेनिंग कब मिलेगा, जब जो पीपल होगा जो ट्रेनी होगा, मतलब जो ट्रेनिंग दे रहा है वो ट्रेंड हो तब वो अच्छा ट्रेनिंग दे पाएगा। तो वही कह रहा है जो रिमोट एरिया है, रूरल एरिया में है, वहाँ ना स्कार्सिटी है प्रोफेशनल्स का जो ट्रेनिंग दे सके, यानी इस स्कीम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रहा है। फिर बताया गया कि हिंड्रेंस इन द एजुकेशनल एम्पावरमेंट, वही बात कि प्रॉपर उस तरह से उसको मतलब प्रॉपर फंड नहीं है उसके लिए जिससे हायर एजुकेशन दिया जा सके। लैक ऑफ डाटा इन द रिसर्च, कि मतलब जो रिलायबल और जो डाटा है उसी का कमी है, इसी कारण ना कि तो जो स्पेसिफिक है ना कि जो मतलब टारगेटेड इंटरवेंशन होना चाहिए, टारगेटेड पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव्स टेकिंग फॉर द पीडब्ल्यूडी, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया पीडब्ल्यूडी के डेवलपमेंट के लिए। देखिए इसको हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, अच्छा दिया हुआ यहाँ पर चार तरह से डिवाइड करते हैं एग्जाम में लिखने में, मेंस में इस तरह का बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। सोशल इंपावरमेंट के लिए फिजिकल इंपावरमेंट, इकोनॉमिक इंपावरमेंट और एजुकेशनल इंपावरमेंट। सोशल में बताया गया है कि एसेसिबल इंडिया कैंपेन। नेक्स्ट है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, हम लोग इसमें पढ़ेंगे अभी। फिर फिजिकल इंपावरमेंट बताया गया है कि देखिए ADIP मतलब असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सनस फॉर परचेज या फिर फिटिंग ऑफ एड्स असिस्टेंट डिवाइसेस, जो भी जैसे मतलब कोई हियरिंग एड्स ये सब।
फिर है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। फिर है कंसेशनल लोन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब अगर आप चाहते हैं कि अगर वो पीडब्ल्यूडी पीपल है वो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा है तो उसको मतलब लोन मिल सके इजीली। एजुकेशनल एम्पावरमेंट में वही स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी और दीनदयाल डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज DDRS। तो यही बताया गया है। यहाँ पर कुछ कुछ प्रोग्राम्स का नाम दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये प्रपोज किया कि देखिए जो RPWD एक्ट है ना, ठीक है, उसको आप UNCRPD के साथ प्रॉपर अलाइन कीजिए और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाइए। फिर बताया गया कि देखिए 4 नेशनल लेजिस्लेशन है जो कि डिसेबिलिटी के साथ डील करता है मेनली। पहला बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एक्ट हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस 3 एक्ट आता है इस तरह से, और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर के अंदर में 1 एक्ट आता है। ये 4 एक्ट होता है जो कि डील करता है रिगार्डिंग द PWD इनिशिएटिव्स। फिर हम लोग ऊपर बात किए थे सिप्डा, स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। कहा है इसमें ना 3 चीज़ है। पहला है सुगम भारत अभियान यानी एसेसिबल इंडिया कैंपेन जो 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत इस बात को इन्हांस की मतलब टू इन्हांस द एसेसिबिलिटी टू बिल्ड द इन्वायरमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इकोसिस्टम, मतलब ना PWD पीपल के लिए चीज़ें आसान हो सके। दैट इज सुगम भारत, नाम है सुगम यानी ईजी, सुगम भारत अभियान। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर PWD, और तीसरा है कि अर्ली डायग्नोस्टिक एंड द इंटरवेंशन सेंटर्स इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या फिर जो भी वेरियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें, मतलब अगर कोई PWD पीपल है उसको कुछ समस्या है तो उस प्रॉब्लम का जल्दी से आइडेंटिफिकेशन हो सके और प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके ताकि उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। फिर बताया गया है कि इंडिया इज आल्सो सिग्नेटरी ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स। कई सारा ना इंटरनेशनल इनिशिएटिव से उसका इंडिया सिग्नेटरी है। पहला बताया गया है कि यहाँ पर इनक्वेन स्ट्रेटजी टू मेक द राइट रियल फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनक्वेन स्ट्रेटजी एशिया पैसिफिक के लिए है तो उसका इंडिया सिग्नेटरी है। फिर बताया गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ द फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, इसका सिग्नेटरी है। सिमिलरली विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि एक इंक्लूसिव बैरियर फ्री और राइट बेस्ड सोसाइटी के बारे में बात करता है कि हाँ भाई PWD पीपल को इक्वल सब कुछ मिलना चाहिए, तो उसका भी इंडिया सिग्नेटरी है। तो वे फॉरवर्ड के बारे में बात करते हैं। पहला है हैंड होल्डिंग ऑफ द स्टेट्स। इसमें सिंपल है कि यूनियन मिनिस्ट्री और जो स्टेट एजेंसीज है साथ में मिलकर काम करें। दूसरा है इन्हांस कोलेबोरेशन, वही गवर्नमेंट बॉडी, सिविल सोसाइटी और जो डिसेबिलिटी राइट ग्रुप है या फिर वेरियस NGO है सब साथ में मिलकर काम करें। इम्प्रूव एसेसिबिलिटी, सेंटर और स्टेट लेवल पे लॉ और पॉलिसी बनाया जाना चाहिए जिससे फिजिकल, डिजिटल और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए फॉर द PWD पीपल। नेक्स्ट है एडवांसिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब वही डाटा सिस्टम को बढ़िया किया जाना चाहिए ताकि ना टारगेट स्पेसिफिक, है ना, टारगेट स्पेसिफिक पॉलिसी बन सके। फिर बताया गया है सोशल ऑडिट। देखिए बताया गया है कि जो पर्टिकुलर एक्ट है RPWD एक्ट है 2016 का, तो उसमें कह रहा है सेक्शन 48 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अंडरटेक सोशल ऑडिट। देखिए ऑडिट का मतलब होता है जांच पड़ताल। अगर कोई स्कीम हो रहा है तो उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए भाई, उसका ऑडिट किया जाना चाहिए कि सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो बात करता है दिस पार्टिकुलर थिंग। देखिए नेक्स्ट वन इज जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज द स्ट्रीट वेंडर एक्ट। 2014 का ये एक्ट है स्ट्रीट वेंडर एक्ट। देखिए जो स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 में आया था, उसका 10 साल हो गया है, तो उसी के कारण ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है। देखिए स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में बात किया गया, करंट स्टेटस क्या है। तो जो भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ मतलब बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रीट वेंडर तौर पर काम करते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रीट वेंडर इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 10 मिलियन, ठीक है। दिल्ली मुंबई सिटीज़ है वहाँ पर ना ज़्यादा लोग रहते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब ये होता है जो सड़क किनारे अलग अलग फल सब्जी बेचते हैं, दी आर द स्ट्रीट वेंडर्स। और यूजुअली मोस्टली माइग्रेंट्स होते हैं, बिहार से UP से कई जगह जाते हैं लोग, इस तरह काम करते हैं। फिर बताया गया कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो कहा है गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग स्ट्रीट वेंडिंग अकाउंट फॉर द 14% ऑफ द टोटल अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। सोचिए जितना अर्बन इनफॉर्मल नॉट फॉर्मल जो इनफॉर्मल नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट है उसका 14% के आसपास आता है। कह रहा है कि पुअर पीपल के लिए स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है ना ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो सड़क किनारे कोई चीज़ बेच रहा है तो वो तो अपना ही रोजगार कर रहा है ना, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, कम खर्च, कम ये कैपिटल, कम इन्वेस्टमेंट करना है, इसके आधार पर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे, तो ये पुअर पीपल के लिए बहुत अच्छा है। फिर यहाँ बताया गया है कि चैलेंज फेस्ड बाय द स्ट्रीट वेंडर्स, क्या क्या समस्याएं हैं। पहला है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, क्योंकि उसका इनकम कम है ना, इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ फ्लक्चुएशन होता रहता है। अब देखिए इसमें आप एक ये बात लिख सकते हैं कि आजकल क्या हो गया है ना कि ऑनलाइन सब कुछ आ गया है। जैसे होता है कि बिग बास्केट आता है और कई सारा ना ऑनलाइन ग्रॉसरी का है, फ्लिपकार्ट का भी अपना ग्रॉसरी आता है। तो ये जो ऑनलाइन
ये जो ऐप्स हैं, ये ऑनलाइन शॉपिंग है ना, वो काफ़ी हद तक ना इन लोगों का बिजनेस को कम कर दिया है। तो ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। दूसरा है पुअर वर्किंग कंडीशंस। अब देखिए, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, धूप हो, इतना हीट वेव चल रहा है आजकल, तो हर कंडीशन में क्या है, इन लोग को अपना काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं काम करेगा तो खाएगा कहाँ से। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, पुअर वर्किंग कंडीशंस है ना, वेदर कंडीशन लाइक हीट, सब। फिर बताया गया कि ओके, वुमेन फेस इशू टू एसेस द बेसिक फैसिलिटी, जैसे सैनिटेशन। अब देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वीमेन है, ठीक है, तो कितना समस्या है। अब उसका इसके लिए प्रॉपर कोई ऐसा वॉशरूम का व्यवस्था नहीं है, तो सैनिटेशन का समस्या है। उसके अलावा कुछ ईव टीजिंग मतलब सेक्सुअल कुछ अनमान को कुछ कोई रोड साइड कुछ है, वो कुछ बोल दिया, कोई सेक्सुअल कमेंट कर दिया, ये सब हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट, इस सब से यूजुअली ये सफ़र करती रहती है। अब यहाँ बताया क्या है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। पहला है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। बताया गया है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, अपने कोई मतलब ऑक्यूपेशन ट्रेड का बिजनेस करने के लिए, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, पहला बात। दूसरा, अब देखिए, ये दोनों डीपीएसपी का पार्ट होता है, ठीक है। पता है डीपीएस मतलब क्या होता है कि स्टेट कैसा होना चाहिए। तो आर्टिकल 39A ये बताया करता है राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब सभी व्यक्ति को स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक लाइवलीहुड दे सके। फिर बताया गया आर्टिकल 39B एन ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एट द बेस्ट सर्व ऑफ कॉमन गुड। वही बात कि मतलब रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो ताकि वो सारे पर्सनस का कॉमन गुड को फुलफिल कर सके। यहाँ देखिए, इवोल्यूशन ऑफ द राइट टू स्टेट वेंडर कैसे कैसे आया, तो ये पूरा जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये जान सकते हैं हम लोग कि 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लाया गया था, ठीक है। फिर बताया गया कि 2004 में ना नेशनल पॉलिसी ऑन द अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स फॉर्मुलेट किया गया था, जिसको लेटर 2009 में रिवाइज किया गया था। तो ये पता रखिए और ये पता रखिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट। फिर बताया है कि देखिए, ये एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजन है, क्या इसका बैकग्राउंड है। अबाउट स्ट्रीट वेंडर एक्ट, बैकग्राउंड क्या है, कह रहा है कि देखिए, सिंस स्ट्रीट वेंडिंग क्या है, पार्ट ऑफ द अनरेगुलेटेड इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है, यानी कोई फॉर्मल जॉब तो ये है नहीं। तो बताया गया है कि इसलिए इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। एंड इज देयरफॉर जनरली, देखिए इनफॉर्मल है तो ये क्रिमिनलाइज्ड बाय द सिटी ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स, होलसेलर्स, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, यहाँ तक कि जो लोकल रेसिडेंट होते हैं वो सब ना इसको बोलते हैं भागो यहाँ से, यहाँ क्यों खड़े हो, ये सब समस्या है इसके साथ में। फिर बताया गया है कि देखो, इंडिया में डिस्पाइट इंटरनेशनल पॉलिसी फॉर द अर्बन स्ट्रीट वेंडिंग 2004 में, अभी लोग बात किए थे, 2004 में आया था ये, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज करता है स्ट्रीट वेंडिंग पॉजिटिवली, द मेन चैलेंजेस टू इंक्लूड द स्ट्रीट वेंडर्स इन अर्बन प्लानिंग रिमेन अनरिजॉल्व। बताया गया है कि इंडिया में ना नेशनल पॉलिसी फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स है, जो कि स्ट्रीट वेंडर को पॉजिटिवली रिकॉग्नाइज करता है, हाँ भाई, ये लोगों को भी अपना काम करने का अधिकार है। ये होने के बावजूद भी जो भी मेन समस्या है स्ट्रीट वेंडर्स के साथ में, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। इन्हीं सारे बैकग्राउंड्स में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट्स बहुत सारे अलग अलग डिसीजंस दिए, उसी हिसाब से ये लॉ सामने आए। तो प्रोविजन क्या क्या है, पहला बात ये स्ट्रीट वेंडर को डिफाइन कर देता है। बताया गया है कि पर्सन इंगेज इन द वेंडिंग ऑफ द आर्टिकल्स, है ना, कोई भी आर्टिकल बेच रहा है, कोई भी सामान बेच रहा है, कोई गुड बेच रहा है, कोई फूड आइटम बेच रहा है, या ना कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जनरल पब्लिक को, ठीक है, फुटपाथ पे, लेन में, कहीं भी, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। ये वेंडिंग जोन को डिफाइन करता है, मतलब कि रेफर टू द एरिया और प्लेस और लोकेशन डेजिग्नेटेड बाय द सच, मतलब देखिए लोकल अथॉरिटी क्या किया, एक एरिया को डिफाइन कर दिया, हाँ भाई यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स रह सकते हैं। अब देखिए, जैसे कोई भी कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी में जो सेंट्रल एरिया होता है, जहाँ पर सीएम हाउस, पीएम हाउस, सॉरी सीएम हाउस, या फिर जो वेरियस ऑफिसर्स का हाउस होता है, तो वहाँ पर कोई आपको स्ट्रीट वेंडर नहीं दिखेगा इस तरह से। तो वो इसलिए लोकल अथॉरिटी ने क्या किया ना, एक पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन कर दिया है कि हाँ भाई ये वेंडिंग जोन है। तो ये बताया कि वेंडिंग जोन कैन ओनली अकोमोडेट 2% ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए नेक्स्ट है स्ट्रीट वेंडिंग प्लान, सॉरी स्ट्रीट वेंडिंग प्लान्स एंड लोकल अथॉरिटी ना मस्ट फ्रेम SVP विच शुड कवर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेंडिंग जोन्स, है ना, कि आपको बताया गया कि लोकल अथॉरिटी के पास एक स्ट्रीट वेंडिंग प्लान होना चाहिए जो कि स्ट्रीट वेंडिंग वेंडिंग जोन को आइडेंटिफाई कर सके। स्पाइटियल प्लान फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स, हाँ भाई कि आप इस स्पेस में आप अपना काम करना है। और स्टेबलाइजिंग मेजर्स फॉर इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब प्रॉपर तरह से गुड्स सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। नेक्स्ट है ये इनोमिनेट ड्यूटीज। ड्यूटी क्या क्या है, तो ड्यूटी ऑफ स्टेट वेंडर क्या है और ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो स्टेट वेंडर का ड्यूटी होता है कि वो लोकल लॉ और रेगुलेशन को फॉलो करे, ठीक है। और जो वेंडिंग फ़ी होता है, कुछ फ़ी लोगों को देना पड़ता है उस वेंडिंग एरिया में काम करने के लिए, पेमेंट ये पेमेंट ऑफ द वेंडिंग फ़ी। और हाइजीन प्रॉपर, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कचरा फैला रहे हैं, तो उसको हाइजीन मेंटेन करना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। जबकि गवर्नमेंट का क्या ड्यूटी है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अंडरटेक, हाँ मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, है ना, उसका क्रेडिट, उसका इंश्योरेंस, उसको वेलफेयर स्कीम, इस सब का फ़ायदा मिले, ये गवर्नमेंट का काम है, यानी ये दोनों का ड्यूटी हो गया।
फिर है राइट ऑफ स्टेट वेंडर अंडर दिस एक्ट। पहला है राइट टू कंडक्ट द बिजनेस। हम लोग पहले पहले पढ़े थे एक्चुअली ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ये तो सबको राइट देता ही है कि आप बिजनेस कर सके। ये एक्ट भी प्रॉपर्ली बताता है कि राइट टू कंडक्ट एंड बिजनेस ये राइट है। इसमें ना एक सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग COV इशू किया जाता है यूजुअली लोग कि हाँ भाई आप स्ट्रीट वेंडर है, इस सिटी में काम करते हैं, आपका नाम ये है, आपका नंबर ये है, ये सर्टिफिकेट रखिए। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ द हरासमेंट्स, है ना, कोई हरासमेंट ना हो उसके साथ में। फिर रिलोकेशन ऑफ और इविक्शंस, मतलब स्ट्रीट वेंडर को ना आप ऐसे ही नहीं मतलब हाँ आज आए, पुलिस वाला कई बार करता है आज आए सब हटा दिया, ऐसा आपको नहीं कर सकते हैं। आप उसको 30 डे प्रायर नोटिस दीजिए, फिर आपको हटाना है। नेक्स्ट है रिक्लेमिंग ऑफ द गुड्स। अगर आपके गुड्स हैं, कोई स्टेट वेंडर्स है, उसके गुड्स को अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, मतलब उसको कब्जा कर लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो वो तुरंत रिक्लेम कर सकता है। और उसमें जो पेरिसेबल गुड होता है, मतलब पेरिसेबल मतलब जो खराब होने वाला गुड होता है लाइक फूड आइटम्स, तो उसको उसी दिन रिटर्न करना है। और जो नॉन पेरिसेबल गुड्स है, इनको दूसरा आर्टिकल है, दूसरा सामान है जो खराब नहीं हो सकता है एक दिन में, उसको 2 दिन के अंदर में रिटर्न करना है। फिर बताया गया क्या क्या बॉडी बनाया गया है इस एक्ट के अंतर्गत में ताकि इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो सके। तो पहला है TVC यानी टाउन वेंडिंग कमेटी, दूसरा होता है ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी। जो टाउन वेंडिंग कमेटी है उसका चेयरपर्सन कौन होता है, म्यूनिसिपल कमिश्नर, और CO मतलब बताया गया है। टाउन वेंडिंग कमेटी का उसका ये चेयरपर्सन एक रहेगा म्यूनिसिपल कमिश्नर, और कुछ अदर मेंबर्स होता है जिसमें बताया गया कि जो लोकल अथॉरिटी है उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्लानिंग अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, लोकल पुलिस होगा। और कह रहा है ना कि इसका TVC का कंपोजिशन में एटलीस्ट 40% जो स्ट्रीट वेंडर्स होना चाहिए, ठीक है, और उसमें से हर 1/3 मतलब उसमें कम से कम 1/3 वुमेन होना चाहिए। फंक्शन क्या है इसका, वही बात सर्वे करना है ना, कौन स्ट्रीट वेंडर्स हैं। एटलीस्ट कह रहा है कि एवरी 5 ईयर्स में हम लोग को सर्वे करना है। COV जो सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग होता है वो इशू करना है, ठीक है। एवरी स्टेट वेंडर्स ओवर द एज ऑफ 14 आर आइडेंटिफाइड, और उसको प्रॉपर ये COV इशू करना है। इसमें SC ST OBC वुमेन को, अब जो PWD पीपल है उसको प्रायोरिटी देना है। और हाँ, अगर कोई ये स्ट्रीट वेंडर है वो प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं करना है तो उसका COV को भी ये कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि अपील अगेंस्ट TVC, अपील अगेंस्ट डिसीजन इट लाइन द लोकल अथॉरिटी। आप इसके अगर आपके इसके डिसीजन हैं TVC के डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो आप अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है GRC ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। देखिए बताया गया कि अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, 1 और मोर GRC किसी भी रीजन में हो सकता है। फंक्शन क्या है इसका, वही एड्रेस करना है ग्रीवांस और डिस्प्यूट ऑफ द ये SP, मतलब स्टेट वेंडर का कोई भी समस्या है उसको एड्रेस करना है। कंपोजिशन कर रहा है कि एक चेयरपर्सन होता है जो कि यूजुअली कह रहा है ना कि ये सिविल जज होता है, सिविल कोर्ट का एक जज होता है, ठीक है। और अपील कर रहा है कि अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ GRC कैन बी मेड इन द लोकल अथॉरिटी, वही लोकल अथॉरिटी का आप GRC के अगेंस्ट में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है इस स्ट्रीट वेंडर एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग। देखिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द अर्बन डेवलपमेंट ये बताता है कि पहला है कि सब ऑप्टिमल रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब सारे स्ट्रीट वेंडर जो एक रीजन में काम करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन तो हुआ ही नहीं है यार, यानी सब ऑप्टिमल रजिस्ट्रेशन, पहला समस्या ये है। दूसरा है परसिस्टेंट ऑफ द वनरेबिलिटी इविक्शंस, वही बात कि भाई इसको कहीं भी बाहर भेजा जा सकता है, कहीं भी बाहर भेजा जा सकता है। तो बताया गया है ना कि TVC कई मतलब बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर TVC तो बना ही नहीं है, ठीक है। और TVC में देखिए 60% TVC में क्या था, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड ऑफिसर था, क्योंकि 40% तो वेंडर्स था और 60% गवर्नमेंट का ऑफिसर था। तो वो कई बार क्या है ना कि मतलब मेजोरिटी में होने के कारण ना जो ये स्टेट वेंडर की प्रॉब्लम है उसको ना इग्नोर कर देता है। उसके अलावा लैक्स इम्प्लीमेंटेशन बाय द स्टेट्स, बहुत सारा प्रोविज़न को स्टेट इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है। कह रहा है कि ओनली 31% ऑफ द टाउन इन द स्टेट जिसके पास अपना एक स्ट्रीट वेंडिंग प्लान्स हो। जैसे बताया कि कुछ स्टेट लाइक असम ना उसका वेंडिंग जोन भी नहीं है विदाउट फॉर्मुलेटिंग द वेंडिंग प्लान्स, सॉरी कुछ स्टेट्स असम जैसे में बताया गया है कि वो ना नोटिफाई कर दिया वेंडिंग जोन को बिना वेंडिंग प्लान्स को फॉर्मुलेट किया, कोई प्लान ही नहीं है, खाली बता देगा हाँ भाई ये वेंडिंग जोन है, पता चला कल जाके ना उस जोन से उसको तुरंत हटा दिया गया। तो वो स्ट्रीट वेंडर्स को रिलोकेट करते रहते हैं बार बार। कह रहा है केवल 9 स्टेट इंडिया में है जिसके पास अपना ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है। फिर है एक्सक्लूजनरी अर्बनाइजेशंस, मतलब मेनी सिटीज आर बीइंग डेवलप्ड एज ए स्मार्ट सिटी, ठीक है, और वहाँ मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, ठीक है, बट उसमें ना जो स्टेट वेंडर्स है उसको एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है। मतलब अर्बन प्लानिंग में स्ट्रीट वेंडर को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है कि भाई इसको कहाँ रखना है क्या करना है, तो ये दिक्कत है, ठीक है। तो ये मतलब कुछ चैलेंजेस हो गया। देन बताया कि अदर इनिशिएटिव टेकन टू सेफगार्ड द स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडिया, तो PM स्वनिधि स्कीम आता है जिसमें ना मतलब उसको प्रॉपर लोन दिया जाता है, पहला। दूसरा बताया गया सपोर्ट टू द अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, जो कि बताया गया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन इसका पार्ट होता है, जिसमें ना स्ट्रीट वेंडर्स को स्किल प्रोवाइड करना है, माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए उसको ट्रेन करना है, कुछ क्रेडिट देना है, लोन देना है, ये सब हो गया। फिर बताया गया प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, वही बात स्ट्रीट फूड वेंडर्स को यूजुअली इसमें स्किल प्रोवाइड करना, ये फूड वेंडर्स के लिए स्पेशली ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका, तो वही बात, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट ने रिकमेंड किया है कुछ वे फॉरवर्ड। पहला है इशूइंग स्मार्ट कार्ड, कि भाई स्ट्रीट वेंडर्स को आप स्मार्ट कार्ड दे दीजिए, जिसमें सारा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, जैसे उसका आइडेंटिफिकेशन, डिटेल, वेंडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। क्योंकि देखिए स्ट्रीट वेंडर्स गरीब लोग हैं इस तरह से, अब कागज़ का कोई सर्टिफिकेट है कितना दिन लेके चल सकता है, वो खो जाता है, पानी में खराब हो जाता है, इसलिए स्मार्ट कार्ड दे दीजिए। दूसरा है स्ट्रेंथन कीजिए टीबीसी को, मतलब एक्सपेडाइट टीबीसी, सारे स्टेट में टीबीसी को कॉन्स्टिट्यूट कीजिए ताकि चीज़ों का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो सके। कह रहा है कि जो स्ट्रीट वेंडर का रिप्रेजेंटेशन है टीबीसी में शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड एंड डाटाबेस ऑफ, देखिए पता है टीबीसी में यूजुअली कह रहा है कि 40% कम से कम स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए, हो सकता है कि 40% कई जगह ना हो, तो उसको आपको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट वन इज इंश्योर करना है इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन को, ठीक है। तो वही बात, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अर्बन अफेयर्स जो है तो वो गाइडलाइंस इशू करें, ताकि ना जो भी ये स्ट्रीट अर्बन प्लानिंग में स्ट्रीट वेंडर्स का इंक्लूजन हो सके, एंड इंटीग्रेट द एक्ट विद द डेवलपमेंट मिशंस एंड अर्बन प्लानिंग प्रोसेस, मतलब एक्ट को जो भी डिस्ट्रिक्ट का, जो भी सिटी का अर्बन प्लानिंग मिशन है ना, डेवलपमेंटल मिशन, उसको इंटीग्रेट कर सके, ताकि वही बात एक्सक्लूजन हो सके, सॉरी इंक्लूजन हो सके उस स्ट्रीट वेंडर्स का भी। दूसरा है कंसल्टेशन विद द टीबीसी वाइल प्लानिंग द प्रोजेक्ट्स अंडर द स्मार्ट सिटी मिशंस, वही बात स्मार्ट सिटी मिशंस में आप प्लान बनाने से पहले टीबीसी से कंसल्ट कीजिए कि भाई स्ट्रीट वेंडर्स का क्या करना है, इंश्योर करना है कि वेंडर कम्युनिटी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके, ठीक है, ये सिटी के मास्टर प्लानिंग में। उसके बाद इन्हांस इम्प्लीमेंटेशन, सब कुछ कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ तो वो भी दिक्कत है। तो वही बात, जीआरसी का प्रॉपर जो ग्रीवांस रेडियल कमीशन था उसका प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, है ना, एंड डेवलप वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस, ताकि इंश्योर कर सके ट्रेसेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, यानी कि कंप्लेंट फाइल हुआ तो भाई ऑनलाइन चीज़ों को कर देना चाहिए, ताकि पता चल सके कि हाँ सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसी के अंदर में इन्हांस इंप्लीमेंटेशन, कैसे कैसे इंप्लीमेंटेशन को बढ़ा सकते हैं, तो जीआरसी के कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट बताया कि कॉन्स्टिट्यूट है मॉनिटरिंग कमेटी टू रिव्यू द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, है ना, एक कमेटी होना चाहिए जो चीज़ों को मॉनिटर कर सके। नेक्स्ट है एनुअल सर्वे कंडक्ट कराना है, सिमिलर टू द स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन है जिसमें देखा जाता है ना कि भाई किसी एरिया में जो स्वच्छ भारत मिशन था, मतलब उसके अंतर्गत ना सब सफाई प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसी तरह से ना एनुअल सर्वे हम लोग कंडक्ट करा सकते हैं, जो कि रिकोगनाइज करे रिकोगनाइज एंड इंसेंटिवाइज द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी, मतलब जो अर्बन लोकल बॉडी है उसके द्वारा स्कीम्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको इंसेंटिव दीजिए, तो ये सब हो गया इसके अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एनएचआरसी के रिगार्डिंग, और ये हमारा लास्ट डिस्कशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का वो है। तो पहला बताया कि न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली बताया गया है यूनाइटेड नेशन लिंक्ड ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये रिगैन HRI, ये ना डिफर्ड कर दिया, यानी पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, एक्रीडेशन ऑफ NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया था ना, तो उसका एक्रीडेशन, मतलब देखिए होता क्या है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्रीडेशन क्या क्या फ़ायदा है। तो ये जो था HRI ये ना पोस्टपोन कर दिया NHRCI का एक्रीडेशन को, अप्रूवल को, ठीक है, फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो, यानी पिछले साल भी किया था, इस साल भी कर दिया। तो वही बताया गया है कि बैकग्राउंड क्या है इसका, देखिए आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आसान भाषा में ये है कि जो NHRI है, ठीक है, ये किसी भी कंट्री का जो भी ह्यूमन राइट कमीशन होता है, इंडिया का है NHRC है, तो उसको ना स्टेटस देता है कि भाई आप A स्टेटस में जाइएगा कि B स्टेटस में जाइएगा। कि A स्टेटस का मतलब होता है कि आपको ना फुली उसको, मतलब उसको बोला था एक्रीडेटेड टू द फुली कंप्लाइंट NHRI, और B को बोलते हैं एक्रीडेटेड विद द पार्शियली कंप्लाइंट NHRI। इसका फुली वाले का मतलब होता है कि देखिए जैसे मान लीजिए इंडिया का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है NHRC, ठीक है, बताया कि अगर मान लीजिए अगर वो एक अंतर्गत आता है तो उसके पास ना इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन होता है, जो UN का ह्यूमन राइट काउंसिल होगा ना वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका एक सब्सिडरी बॉडी रहेगा, है ना, और कुछ UN का जनरल असेंबली बॉडी है उसका भी वो पार्ट रहेगा, और वो प्रॉपर ना मतलब फुल मेंबरशिप रहेगा उसका GNHRI में, ठीक है, साथ में उसको वोटिंग करने का राइट मिलेगा, है ना, वो बहुत सारा जो अलग गवर्नेंस पोजीशन है वहाँ उसको राइट मिलेगा। तो ये स्टेटस में बहुत सारे फायदे होते हैं। बी में क्या है ना, इसको पार्शियली कंप्लाइंट NHRI बोला जाता है कि आप GANHRI के रूल से पार्शियली कंप्लाइंट है, तो वहाँ पर उसको पार्टिसिपेट करने का अधिकार तो मिलता है GNHRI की मीटिंग में, बट ना वो वोट नहीं कर सकता है, वो गवर्नमेंट पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता है। तो यूजुअली ये सब आया कहाँ से, इस तरह से, तो बताया गया कि पेरिस प्रिंसिपल है एक, जो कि UN ने अडॉप्ट किया था, UNGC जो यूनाइटेड जनरल असेंबली है 1993 में अडॉप्ट किया था। तो वही बताता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए नेशनल ह्यूमन राइट जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है,
तो पहला बताया गया है कि दे आर द मैंडेट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कोई स्टेटमेंट को यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए, मतलब लॉ के थ्रू वो बना होना चाहिए, एडिक्वेट रिसोर्सेस होना चाहिए उसके पास, और उसके पास पावर होना चाहिए चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने का। तो ये पेरिस प्रिंसिपल का प्रोटोकॉल है कि कोई भी नेशनल जो ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है वही एक्रीडेशन ऑफ द NHRC, ठीक है, एक्रीडेशन वही अप्रूवल ऑफ द NHRC। तो वही देखिए NHRC है जो इंडिया का है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, ये 1999 में उसको A स्टेटस मिला था। इन 2016 एक्रीडेशन वॉज डिफर्ड बाय ईयर, आफ्टर विच इट रिसीव द A रेटिंग इन 2017, ठीक है, बाय SCA ऑफ द, ये SCA एक बॉडी है जिसका आगे हम लोग पढ़ेंगे। मतलब 1999 में पहली बार उसको A स्टेटस मिला था। 2023 में कहा रहा है कि एक्रीडेशन ऑफ NRC वर डिफर्ड, मतलब उसको पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। बताया गया क्यों भाई, क्यों पोस्टपोन कर दिया गया है, क्यों नहीं उसका इस साल दिया गया, क्योंकि एनुअल उसको वो होता है, रेन्यू होता है, तो वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बताया गया लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन स्टाफ एंड लीडरशिप, मतलब प्रॉपर स्टाफ ही नहीं है, प्रॉपर लीडरशिप नहीं है, और बताया गया इनसफिशिएंट एक्शन टू प्रोटेक्ट द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। मतलब इंडिया पे यूजुअली ह्यूमन राइट कमीशन के वायलेशन का जो भी वेस्टर्न कंट्री है वो आरोप लगाते रहता है, ठीक है, बट इंडिया में ऐसा होता नहीं है कि मतलब आरोप सही में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। तो यूजुअली बताया गया है ना कि आपके पास स्टाफ नहीं है, लीडरशिप नहीं है, और इनसफिशिएंट एक्शन टू प्रोटेक्ट द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, आप जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है इंडिया का उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ बताया गया, सबसे पहले बात किया गया ग्लोबल अलायंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन यानी कि GNHRA के बारे में बताया गया है। तो वही है कि 1993 में इसको स्टेबलाइज किया गया था एज ए इंटरनेशनल कोऑपरेटिंग कमेटी के तौर पे, ताकि प्रमोट कर सके और प्रोटेक्ट कर सके ह्यूमन राइट को। 120 मेंबर होता है। काम की बात क्या है कि इंडिया इसका एक सिग्नेटरी है, ठीक है, ये दिसंबर 2023 तक का है, 120 मेंबर है, ठीक है। उसी के अंदर में एक सब कमिटी ऑन एक्रीडेशन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि रिव्यू करना है एक्रीडेशन ऑफ द NHRA, कोई भी नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन किसी भी कंट्री का। तो वही पेरिस प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको देखना है कि यार ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कौन देखेगा, SCA देखेगा, सब कमिटी ऑन द एक्रीडेशन देखेगा, ठीक है। अब देखिए तो NHRC के बारे में बात करते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। NHRC का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो है ना, तो कब बनाया गया था इसको इस तरह से 1993 में, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो ये ना, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ठीक है, PHRA एक्ट, ये डिफाइन करता है ह्यूमन राइट होगा जैसे अ राइट रिलेटेड टू द लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी, 4 शब्द आपको ध्यान रखना है। लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात करता है। ये जो राइट है ये ग्रांटेड बाय द कमीशन और इम्बॉडीड एंड इंटरनेशनल इनेबल इन्फोर्समेंट। देखिए मतलब देखिए, लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी राइट है वो इंडियन कोर्ट में इन्फोर्सेबल होना चाहिए, ये डिफाइन करता है इस तरह से। अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये इसका चेयरपर्सन होना चाहिए और मेंबर होना चाहिए, जिसको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसके रिकमेंडेशन में, तो है ना, रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी, एक कमिटी होता है जो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि हाँ भाई इसको अपॉइंट कर दीजिए। अब देखिए, अब इस कमेटी को का मेंबर कौन कौन है, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। उसके अलावा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ द मैनी होम अफेयर्स अमित शाह जी, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का। इतने सारे लोग इसके मेंबर होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें यूजुअली प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, ठीक है, होम मिनिस्टर है। अब बस यहाँ पे एक लीडर ऑफ अपोजिशन को छोड़ दीजिए, बाकी डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है। यूजुअली ये सब ना एक ही पार्टी के मेंबर्स होते हैं। तो ऐसा माना जाता है ना कि यहाँ पर ये बाइसिंग करते हैं अपने मतलब फेवरेबल। ये एक पॉलिटिकल डिबेट है, जस्ट लीव इट। नेक्स्ट बताया गया है कि यहाँ पे देखिए टेन्यूर पैंग रिपोर्ट डैट ये कंपोजिशन ऑफ द NHRC, वही बात बताया, चेयरपर्सन, चीफ कंपोजिशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन यूजुअली कौन होते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया होते हैं ना, वो चेयरपर्सन होते हैं, यानी कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया या फिर एक सुप्रीम कोर्ट जज जो रिटायर्ड है वो हो सकते हैं। 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, रिटायर्ड और द सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पहला। दूसरा बताया गया रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। देखिए यहाँ पर ना जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, बट यहाँ पर इसे प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है कि रिटायर्ड और द सर्विंग चीफ जस्टिस है यहाँ पर किसी भी हाई कोर्ट का। और 3 अदर मेंबर हो सकता है अपॉइंटेड फ्रॉम अ पर्सन हैविंग द नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मैटर ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ठीक है। वन ऑफ देम शैल बी द वीमेन, है ना। 3 पर्सन होना चाहिए अदर मेंबर जिसको ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज हो, और एक वीमेन होना चाहिए, ठीक है। 5 ये फुल टाइम मेंबर है। और ये डीम मेंबर है, मतलब चेयरपर्सन ऑफ द ये नेशनल कमीशन ऑफ द माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लासेस, है ना। माइनॉरिटी देखिए चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी पहला, दूसरा है ये बैकवर्ड क्लासेस, तीसरा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, चौथा है SC ST
फिर बताया गया प्रोटेक्शन, उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स एंड वुमेन, यानी कि इस सब के जो चेयरपर्सन है, ठीक है, वो भी इसके मेंबर होते हैं। टेन्यूर का रहा है, जो चेयरपर्सन होता है ना, उसका टेन्यूर होता है 3 ईयर्स या फिर 70 साल तक, जो पहले आ जाए। फिर बताया गया है चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स और एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, है ना, अगर आपका एज नहीं पूरा है तो फिर से रीअपॉइंट हो सकते हैं। रिमूवल के बारे में बात किया कि वही प्रेसिडेंट के, है ना, बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी, एंड सुप्रीम कोर्ट पहले देखेगा मैटर में कि हाँ भाई सही में इसको रिमूव कर सकते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, हाँ भाई कर दीजिए, तो कर देगा। पावर क्या है NHRC का, देखिए वो सारे पावर जो कि सिविल कोर्ट का होता है, ठीक है, वो पावर इसके पास होता है, सिंपल। उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो वही है, समन कर सकता है, मैंने सब समन मतलब बुलावा, किसी को बुलाना, समन एंड इन्फोर्स कर सकता है अटेंडेंस ऑफ द विटनेस एंड एग्जामिन देम ऑन द ओथ। जिस तरह कोर्ट में क्या होता है, विटनेस को कोर्ट बुलाता है, हाँ भाई आ जाओ, उसको ओथ दिलाया जाता है और उससे सवाल किया जाता है, तो वही वो ये भी कर सकता है। फिर है डिस्कवरी एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको यहाँ पर रखा जा सकता है, उसको उसके बारे में पता किया जा सकता है। फिर है रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, है ना। फिर है कि ये रिक्विजिशनिंग ऑफ द पब्लिक ऑर्डर और द कॉपी फॉर द कोर्ट ऑफ ऑफिस, वही बात कि मतलब किसी भी कोर्ट से कोई इसको पेपर चाहिए तो उसको वो मंगा सकता है। फिर बताया गया है कि इशू करना है, इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई विटनेस है, विटनेस मतलब गवाह, उसको एग्जामिन करना है तो उसके रिगार्डिंग ये मतलब ये ऑर्डर दे सकता है। फंक्शन क्या है, देखिए एक तरह से यही पावर है, यही मोरलेस फंक्शन है, वही इंक्वायर करना है ह्यूमन राइट वायलेशन में, है ना, किसी भी कोई पेटिशनर है, कोई विक्टिम है, तो या तो देखिए आप अपने आप मैटर को ले सकते हैं या फिर ना पेटिशन फाइल किया जाएगा, तो उसमें मतलब इंक्वायर करवाना है। फिर है कि इंटरवीन द प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग द ह्यूमन राइट वायलेशन पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट विद अप्रूवल ऑफ सच कोर्ट, मतलब कोई कोर्ट है, कोर्ट में ह्यूमन राइट का वायलेशन का मैटर पड़ा हुआ है और कोर्ट देख नहीं रहा है, तो जो NHRCI होगा तो वो क्या करेगा, कोर्ट से परमिशन ले लेगा और उस मैटर को अपने हाथ में ले लेगा, ठीक है। विजिट एनी जेल, हाँ ये बहुत सुनते हुईएगा, कोई जेल में गया या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, ध्यान देंगे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है कोई इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पर ही जाके देख सकता है कि भाई वहाँ पर सब कुछ सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पता है कि जो जेल होता है ना वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है, तो क्योंकि यूजुअली पब्लिक ऑर्डर और लॉ स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। रिव्यू करना है लॉ एंड प्रोसीजर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स की, जो ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन की जो लॉ है वो प्रॉपर तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर कह रहा है कि रिव्यू फैक्टर इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ द टेररिज्म दैट इनहिबिट्स द ह्यूमन राइट्स। फिर देखिए अब दिक्कत क्या है, इशू क्या क्या है जो कि NHRC के साथ एसोसिएटेड है, तो कह रहा है कि NHRC कैनॉट कंसीडर कंप्लेन फॉर द ह्यूमन राइट वायलेशन। अब देखिए मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है, पर्सन नाम है इसका पर्सन A, इसके साथ आज ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, तो ये 1 साल के अंदर में ही जाके NHRC में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अगर वो 1 साल के बाद जाएगा ना कंप्लेंट फाइल करने के लिए तो बोलेगा नहीं भाई हम नहीं लेंगे आपका कंप्लेंट, क्योंकि आप 1 साल के बाद आए हैं, ये एक समस्या है। फिर बताया गया कि मोरेओवर SCA ऑफ GAN HRI हैज अपॉइंटेड द फॉलोइंग इशू, हम लोग पढ़े थे SCA के बारे में, तो वो बताया गया पहला बात लैक ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब ये है कि वुमेन का लीडरशिप बहुत ही कम है। दूसरा गवर्नमेंट डोमिनेटेड सिलेक्शन कमेटी, आपको पहले ही बताया था कि PM होते हैं, तो ऐसा माना जाता है ना कि गवर्नमेंट का डोमिनेशन ज़्यादा है सिलेक्शन कमेटी में, तो बाइसनेस हो जाता है। तीसरा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, है ना, कि जो कई सारा सिविल सर्वेंट को रिक्रूट कर दिया जाता है, जो सेक्रेटरी या फिर जो सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर्स को उसमें रिक्रूट कर दिया जाता है, तो वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं बेसिकली। फिर है इन्वेस्टिगेशन रिसोर्सेज, देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास ना मतलब कह सकते हैं कि अपना पर्सनल ऑफिसर नहीं होता इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है, तो अपना पर्सनल ऑफिसर नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर मांगता है, ये ऑफिसर्स मांगते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसमें एक तो लेट हो जाता है और उसको विश्वास भी नहीं रहता है कई मैटर में। फिर कह रहा है कि लिमिटेड इंगेजमेंट विद द सिविल सोसाइटी, क्योंकि देखिए यूजुअली जो इस तरह से ह्यूमन राइट वाले मैटर होता है तो सिविल सोसाइटी का इंगेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर सिविल सोसाइटी का इंगेजमेंट भी कम हो रहा है तो ये भी एक समस्या है। वे फॉरवर्ड क्या है, जो समस्या है उसको खत्म कर दीजिए। पहला इंडिपेंडेंस, मतलब जो PHR एक्ट है, जो एक्ट 1993 में आई थिंक आया था, जो डील करता है रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स, तो कह रहा है कि PHR एक्ट उसको अमेंड करना चाहिए, इस तरह से अमेंड करना चाहिए कि देखिए दैट अलाउ द इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन टू इन्वेस्टिगेट पोजीशन इन द लाइन ऑफ द प्रिंसिपल, जो पेरिस प्रिंसिपल का गाइडलाइंस बोलता है कि किसी भी देश का ह्यूमन राइट कमीशन कैसा होना चाहिए, तो आप इस तरह के ऑफिसर्स को अपॉइंट कीजिए, इस तरह से प्रॉपर चीज़ों को अपॉइंट कीजिए जो कि पेरिस प्रिंसिपल गाइडलाइंस होने सही तरह से काम कर सके, ये इंडिपेंडेंट काम कर सके। तो पहला है इंडिपेंडेंस। दूसरा है इन्वेस्टिगेशंस, है ना, इन्वेस्टिगेशंस का मतलब ये है कि देयर इज नीड फॉर द इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट कमीशन टू डील एक्सक्लूसिवली विद द ह्यूमन राइट्स। अभी को बताए थे कि ह्यूमन राइट के पास अपना इन्वेस्टिगेशन विंग होता नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट से पुलिस लेता है इन्वेस्टिगेट चीज़ों कराने के लिए,
तो कहा आप एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंट पुलिस फोर्स लाइए उसके लिए। तो पहला इंडिपेंडेंस हो गया, दूसरा इन्वेस्टिगेशन, फिर है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी पावर्स। तो वही बताया गया जो सेक्शन 17 है ना PHR एक्ट का, ये इंपावर करता है NHRC को कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करा सकता है अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं कर रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो इसका पावर का यूज़ कीजिए सही तरह से। देन है वाइडर कोलेबोरेशन, वही सिविल सोसाइटी NGO के साथ कोलेबोरेशन बढ़ाइए। और अदर रिफॉर्म में बताया क्या है कि जो है ना कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस को इंश्योर कीजिए कि NHRC इंडिया के डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट कर सके, मतलब हर तरह से लोग, हर बैकग्राउंड के लोग NHRC के मेंबर रह सके, ठीक है। और ये जो 1 ईयर का टाइम लिमिट था ना कि 1 साल के बाद आप फाइल कीजिए कंप्लेन तो कंप्लेन नहीं लेगा, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारे बिग टॉपिक्स थे। अब बहुत स्मॉल टॉपिक्स हैं। द फर्स्ट वन इज इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस्ड होम वोटिंग। देखिए पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी मतलब इस तरह कह सकते हैं कि लोगों का इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए कि अधिक से अधिक लोग वोट कर सके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई सारे स्टेप्स लेते रहता है। उसी में पहला है देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइड कर रहा है होम वोटिंग का फैसिलिटी, ठीक है, जिसका मोटो क्या है कि नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। ये सब इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा, नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। तो होम वोटिंग फैसिलिटी में क्या है कि वही बात अंदर देखिए वोटिंग फ्रॉम द होम कर सकता है ना, विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फुल मतलब प्रॉपर सिक्योर रहे यानी वोटिंग का सिक्योरिटी मेंटेन रहे और होम से वोटिंग करने। बेनिफिशियरी कौन है इसका, PWD पीपल, वही जिसके पास 40% बेंचमार्क डिस्बिलिटी होना चाहिए, पहला। दूसरा 85 ईयर से ओल्ड का पीपल। क्या क्या स्टेप्स लिया है, पहला बताया क्या है ना, देखिए जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो कि रिसाइड कर रहा है जम्मू में या फिर उधमपुर में, तो उसका ना एक ये फॉर्म M होता है उसको एबोलिश कर दिया गया है, क्योंकि देखिए ये मतलब ताकि उसको आसान हो सके वोटिंग करने में, इसलिए बताया गया है कि एज ऑफ वोटिंग बाय एबोलिशिंग फॉर्म M। दूसरा बताया गया है कि सेफ यानी सिस्टेमिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसको मतलब बढ़ाया गया। फिर बताया गया कि प्रपोज किया गया मल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल रिमोट, देखिए ये RVM सिंपल समझिए, RVM यानी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि ना जो माइग्रेंट वर्कर है, मान लीजिए बिहार का वर्कर है कोई और वो मुंबई में जाकर काम कर रहा है, तो ये यहाँ से ना मतलब वोटिंग कर सके, ठीक है। तो RVM की फैसिलिटी को बढ़ाया गया। फिर यहाँ बात किया गया है कि पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी को बढ़ाया गया। पोस्टल बैलेट क्या होता है, पोस्टल बैलेट मतलब ये होता है कि आप पोस्ट के थ्रू अपना वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कई बार US इलेक्शन में भी इस बात पर डिस्कस किया जाता है, इट अलाउड है ना वोट्स बीइंग सेंट बाय द पोस्ट। तो कौन कौन वोट कर सकता है, स्पेशल वोटर्स, सर्विस वोटर्स, वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी है ना, या फिर इलेक्टर सब्जेक्ट टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब जो जिसको मतलब डिटेन किया गया है, डिटेन मतलब कहीं पर मतलब कोई क्राइम डैमेज तरह से रखा गया है, तो वही स्पेशल वोटर, सर्विस वोटर, वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी जो इलेक्शन ड्यूटी पे है, और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। देखिए तो स्पेशल वोटर आखिरकार होता क्या है, आर्म फोर्स के मेंबर हो सकता है यानी पुलिस फोर्स के मेंबर हो सकता है ना, जो कि स्टेट के बाहर सर्व कर रहा है, या पर्सन जो कि इम्प्लॉयड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी में है ना, जो आउटसाइड इंडिया यानी IFS ऑफिसर्स है इस तरह से, तो वो सब। फिर है कि मेंबर ऑफ ए फोर्स टू विच द ओके आर्मी एक्ट 1950 का, तो उसके अंदर कुछ फोर्स आते हैं उस पर अप्लीकेबल है। उसका देखो होता है प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब ये होता है ना कि मान लीजिए कि एक आदमी है A, ये B, एक आदमी है बी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया कि हाँ भाई जाओ तुम मेरे बदले वोट कर दो, तो ये ना मतलब कह रहा है कि स्पेशल सर्विस वोटर्स के लिए, सॉरी ये सर्विस वोटर, हाँ ये सर्विस वोटर्स के लिए ये सब अवेलेबल है, ठीक है। तो जो कहीं ना कहीं सर्विस दे रहा है तो उसके लिए अवेलेबल है। ये पहला हो गया कि किस तरह से हम लोग ये वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं लोगों को और पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, ये तो बहुत ही फेमस टॉपिक है UPSC का। फिर बताया गया कि इसमें क्या है ना कि जो 44% ऑफ द सिटिंग MP है इसके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्ज है, 5% बिलियनर है। ये ADR का रिपोर्ट है, जो कि ADR क्या है, एक NGO है, ठीक है, डेमोक्रेटिक NGO है कह सकते हैं। ADR रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि 50% MP है ना वो क्रिमिनल चार्ज फेस कर रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश से। उसके अलावा सारे सिटिंग MP में 29% है ना उसमें सीरियस क्रिमिनल चार्ज है, लाइक मर्डर, रेप, इस सब के अगेंस्ट में। अबाउट उसके बारे में बताया क्या होती है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो वही है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, नाम में है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स में क्रिमिनल का एंटर कर जाना। तो वही है कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स या फिर जो लॉ ब्रेकर्स हैं या जो करप्ट इंडिविजुअल हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, है ना, जो अपना इन्फ्लुएंस का यूज करता है अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए और सिटीजन को लॉस पहुँचाने के लिए, कंट्री को लॉस पहुँचाने के लिए। रीजन क्या है, क्यों बढ़ते जा रहा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पहला देखिए पॉलिटिकल पार्टी और क्रिमिनल्स के बीच में नेक्सस बढ़ रहा है। मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के लिए क्रिमिनल्स का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि लोकल एरिया में क्रिमिनल का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, क्रिमिनल के पास पैसा ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा भी चाहिए, तो ये सब के लिए। तो अगर मान लीजिए क्रिमिनल्स है वो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो बदले में क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि भाई हमको ही वो कर दो। तो अगर आप इसका देखिएगा तो पहले इस तरह से था कि क्रिमिनल्स पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, पॉलिटिकल पार्टी क्रिमिनल सपोर्ट करता था, तो इससे दोनों को फायदा होता था।
लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा फायदा हो रहा था क्योंकि वो पार्टी में बना हुआ है, मतलब पावर में बना हुआ है। क्रिमिनल सोचा कि भाई हम भी क्यों ना पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर करना शुरू कर दें, तो उसके बाद धीरे धीरे ये लोग एंटर करना शुरू कर दिए। भाई नेक्सस बढ़ रहा है। दूसरा है लैक ऑफ लॉ एंड रूल्स फॉर गवर्निंग इलेक्शन प्रोसीजर्स, है ना। प्रॉपर इस तरह से कैसा है ना, लॉ में कैसे लूप होल्स हैं जो कि क्रिमिनल्स को अलाउ कर देता है। यू कैन थिंक 44% ऑफ द MP क्रिमिनल्स, उस पर क्रिमिनल चार्ज है। फिर बताया गया मनी पावर, है ना, बाइंग वोट्स फॉर द अनदर। सिंपल है, मनी पावर से एक तो वोट भी खरीदा जाता है। कई बार होता है ना कि दारू और साड़ी बांट के, इस तरह से कहावत है, मनी पावर का साथ यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इतना ही नहीं, जो पार्टी का टिकट होता है तो पार्टी का टिकट खरीदने के लिए भी मनी पावर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसका इम्पैक्ट क्या है। पहला बात ये अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ना, फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट है, गुड गवर्नेंस के अगेंस्ट है ना, जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, करप्ट एक्टिविटी जैसे में ब्राइब लेना, है ना, या फिर ना कई सारा इलीगल एक्टिविटी इन्वॉल्व होना, ये सब बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट है जो कि का मतलब रिड्यूस करने के लिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को। तो दिल्ली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2001 का, 2013 केस है। इसमें वही बताया गया था, राहुल गांधी के बारे में कुछ मतलब आया था, तो उसमें कुछ ये सब मैटर था कि वही है कि अगर किसी भी कोई भी MP है या MLA है तो उस पर अगर क्रिमिनल चार्ज है ना, और उसमें अगर मिनिमम सेंटेंस उसको 2 साल का हो रहा है तो उसका जो मेंबरशिप है वो हटा दिया जाएगा, मतलब रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ ये एक पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, वही है, पर्सन कैन नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, ये इसमें बताया गया ये कि अगर किसी पे क्रिमिनल चार्ज प्रूफ नहीं हुआ है, जब तक चार्ज प्रूफ नहीं होगा तब तक उसका मेंबरशिप गायब नहीं होगा। ये तो लॉजिकल बात है, इंडिया में कोई भी तब तक गिल्टी नहीं है जब तक उस पर मतलब वो चार्ज प्रूफ नहीं होता है। द नेक्स्ट वन इज डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स बाय द इलेक्शन कैंडिडेट्स। यही आपको पता होगा कि जब कोई इलेक्शन कैंडिडेट्स नॉमिनेशन के लिए जाता है, ठीक है, तो उसको ना अपना जो भी उसका एसेट्स है यानी जो भी प्रॉपर्टी उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है। तो वही बताएगा सुप्रीम कोर्ट बोला गया कि देखिए इलेक्शन कैंडिडेट का ये राइट होता है कि वो अपना राइट टू प्राइवेसी, है ना, ये मतलब आर्टिकल 221 के अंतर्गत आता है। तो राइट टू प्राइवेसी तो उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है। तो कह रहा है आप प्राइवेट चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों का कनेक्शन वोटर्स के साथ है उसके बारे में बताना होगा। तो वही बताया जो RPA 1995 मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का है, तो उसका सेक्शन 33 बताता है कि नॉमिनेशन के दौरान अपना वैलिड इन्फॉर्मेशन आपको देना ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है यही बताया गया डिस्क्लोजर ऑफ द एसेट्स बाय द इलेक्शन कैंडिडेट नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। देखिए मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता क्या है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, कि मान लीजिए कि कोई चीज़ है इस तरह से, मान लीजिए जैसे होता है ना कि इलायची के जो जुआ केसरी का ऐड आता है कि इलायची के नाम पे गुटखा को बेचना, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि इस तरह से कि आप ये मिसलीडिंग ये एडवर्टीजमेंट को लेकर कुछ कीजिए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट वही गवर्नमेंट को को बोला है कि टू एक्ट ऑन द FMG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स फॉर यूजिंग द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, यानी कि हाई कुछ और आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए बोला है। तो बताया वही मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता क्या है। तो वही देखिए एनी पब्लिश्ड क्लेम डैट कि मतलब देखिए कोई भी कंपनी है तो कंपनी अपने सामान के बारे में बता रहा है तो आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस। देखिए इसके लिए बताया गया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का एक एक्ट है जो बोलता है कि जो कि मतलब मिसलीडिंग ये एडवर्टीजमेंट को डिस्क्राइब करता है कि फॉल्सली डिस्क्राइब बाय प्रोडक्ट या सर्विस, यानी कोई चीज़ गलत बताया जा रहा है आपको। फिर है कि गिव अ फॉल्स गारंटी टू नेचर या क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस। कोई भी सर्विस है उसके बारे में वही उसकी नेचर के बारे में गलत बताया जा रहा है। रिप्रेजेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या फिर डिलिबरेटली कंसील कर रहा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे। तो वही है प्रोडक्ट, सिंपल भाषा में ये है कि कोई प्रोडक्ट है उसका एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जा रहा है तो उसी को बोलते हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। इससे इम्पैक्ट क्या होता है, पहला बात जो कंज्यूमर का राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू चॉइस जो उसका फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हो रहा है। दूसरा बात कह रहा है ना कि इससे क्या होगा कि एक तो देखिए आप पैसा खर्चा कर रहे हैं सामान को खरीदने के लिए और आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा है तो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। द थर्ड वन इज सीवियर रिपरकशन ऑन द कंज्यूमर हेल्थ पे, ऑफकोर्स हेल्थ पे इसका बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट है। उसके अलावा इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट लिया इसको टैकल करने के लिए, तो उसमें पहला बताया गया है कि गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड इंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अच्छा, ये कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया है CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसके द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है इसको टैकल करने के लिए। फिर है ड्रग्स एंड द मैजिक रेमेडीज। देखिए आप अच्छा लिखा हुआ है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी के बारे में कि देखिए सिंपल है कि ये प्रोहिबिट करता है कि एडवर्टीजमेंट फॉर रेमेडी एलिक्ट पॉइजन। देखिए होता है ना कि कई लोग ऐसा बोलता है कि हाँ भाई ये दवा लीजिए, ये दवा से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब मैजिक लाइक फीचर्स बताता है कई बार
ठीक है, कि मतलब ये लीजिए इससे तुरंत तुरंत ठीक हो जाएगा, या फिर ना क्या कुछ मैजिक होता है, इसमें मतलब कुछ मंत्र तुरंत होता है कि ये मंत्र लीजिए इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगा। तो इस सब के रिगार्डिंग ये एक्ट बताता है। तो वही है कि इसमें बताया कि ड्रग्स एंड द मैजिक रेमेडीज एक्ट सेक्शन 4 का प्रोहिबिट करता है एडवर्टीजमेंट दैट गिव फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द ड्रग, किसी मेडिसिन के बारे में गलत चीज़ बताना। दूसरा, मैजिक रेमेडी को कैसे डिफाइन किया है कि एनी चार्म, चार्म मतलब वही तलिस्मान, मंत्रा, कवच, लीड टू पोजेस मिराकुलस पावर्स, है ना, भाई इसमें बहुत ही मैजिक है, ये ठीक कर देगा, मंत्र पढ़िएगा ठीक हो जाएगा। ये सब को अवॉइड करने के लिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लाया गया था 1984 में। फिर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, तो ये बताया रेगुलेट द मैटर रिलेटेड टू द मिसलीडिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट, सीपीए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, ठीक है। आप इसके अंदर कंप्लेन कर सकते हैं, कोई गलत सामान आपको देता है तो, या फिर कोई गलत एडवर्टीजमेंट दिखाता है तो। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ठीक है, ये ना पेनाल्टी का प्रोविजन करता है फूड के रिगार्डिंग। तो दैट्स ऑल अबाउट द पॉलिटी डिस्कशन। थैंक यू।